चलो भाई, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी। उससे पहले आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि चाहे आप मुझसे पढ़ो या और कोई सब्जेक्ट पढ़ो, आपको हमेशा जो चीज ध्यान रखनी है, मेरा पर्पस यही रहता है कि आपको मैं स्किल सेट दूं। अगर आपका स्किल सेट होगा, फिर आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई भी तरीका होगा तो आप उसमें क्लियर कर लोगे, वो इशू नहीं है। तो स्किल सेट यही है, दो तीन चीजें होती हैं जो आपको अपनी तैयारी करते वक्त ध्यान रखनी होती है। जब भी आप पढ़ाई करोगे, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला तो आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं ज्योग्राफी, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ सर ज्योग्राफी प्रीलिम्स में आता है, ज्योग्राफी मेंस में भी आता है, मेंस में पेपर 1 के अंदर आता है ज्योग्राफी। उसमें ज्योग्राफी में कितने पार्ट्स हैं, जो मैंने कोड करवाया था, राजस्थान जीपीएस। ऐसे आपको कोड याद होना चाहिए। आर से रिसोर्सेज, जी से जियो फिजिकल फिनोमिना, पीजी, पी से मतलब फिजिकल फीचर्स या फिजिकल ज्योग्राफी, एस से सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, मतलब ऐसे याद होना चाहिए आपके। इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरिंग, कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। और जिसको ये याद नहीं है, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसपे मैंने सारा सिलेबस याद करवा रखा है, GS 1 2 3 4 का। यूट्यूब पे मिल जाएगी। और आपके जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है, आपको अपने जाना है फोल्डर के अंदर, बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स के अंदर एक वीडियो है, इसमें सारे सिलेबस मैंने याद करवा रखा है। उसमें ये लर्न सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो जब आपको सिलेबस याद होता है, तो आपको पता होता है हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं है। तो एक तो आपको सिलेबस आपको आप याद करना है। फिर सिलेबस याद करने के बाद आपको अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस लगानी है। और क्लासेस लगाने के बाद उसके पीवाईक्यू देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। एग्जामिनर का क्या दिमाग है कि हमने सिलेबस पढ़ दिया, सर ने मैं पढ़ा भी दिया, अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या हम उसको एड्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, चाहे पंजाब पीसीएस हो, चाहे और कोई एग्जाम हो, उन सबके हमने सोल्व कर रखे हैं पीवाईक्यू, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो पीवाईक्यू सेकंड हो गया। अब आते हैं हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो दो तो ओवरव्यू हो गया, सिलेबस बताओ, पीवाईक्यू बताओ। ये कोई भी ट्रिक है या तरीका है एग्जाम को क्लियर करने का। नहीं तो आप रैंडम पढ़ोगे तो फिर आप 10 साल लगते रहोगे, आपका पेपर पास नहीं होगा। 1 साल के अंदर तरीके से बैठ के भी पेपर को कैसे क्लियर करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस और पीवाईक्यू। अब सेकंड लेवल पे जो चीज आती है, दैट इज द, कोई भी आपको मैंने किताब दे दी, मान लो ये किताब मैंने आपको दे दी, मैंने आपको 1500 पेज की किताब दे दी, 10,000 की दे दी। अब उसमें से पढ़ना कैसे, उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, वो एक तरीका है। आप मेरे से आज पूछो, आप मेरे से 10 साल पहले बात पूछना, पहले पूछना। कुछ चीजें अगर जो मेरे को याद है, जैसे मैं आप इकोनॉमिक्स की देखता हूँ, तो कुछ चीजें जो मेरे को याद है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर बना के चीजें याद कर रखी है। अब आपको पढ़ना ऐसे ही होता है कि पीवाईक्यू और सिलेबस के थ्रू आप रेलिवेंट कंटेंट निकालोगे। आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है, वो कंटेंट तो मैं आपको दे दिया रेलिवेंट जो है। अब आपको उसको पढ़ना कैसे है, आपको उसको स्ट्रक्चर में ब्रेक करना है, ठीक है। कि भाई ये चीज आज मैं आपको वही सिखाऊंगा, कैसे स्ट्रक्चर में ब्रेक कर रहे हो आप चीजों को। तो आपने अगर स्ट्रक्चर बना के दिमाग में उसको सेट कर लिया, तो आपकी मेमोरी में वो स्ट्रक्चर फिक्स होता है। फिर एग्जाम में वो वैसे ही निकलेगा, अच्छा ये यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था। अगर अब मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वो देखो आप। तो अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं हम, तो ज्योग्राफी में सबसे बड़ा या क्या चीज होती है ज्योग्राफी में, है ना। तो हम ऐसे सोचो, ज्योग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ज्योग्राफी क्या है, कैसे हम अप्रोच करेंगे ज्योग्राफी को। तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। ऐसे मैं हर चैप्टर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले मैं ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में अगर स्ट्रक्चर बन गया, फिर तो आप कर ही लोगे अपने आप। स्ट्रक्चर के अंदर फिट करना इजी होता है चीजें। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है ना, यूनिवर्स होता है सबसे बड़ा, या नहीं होता। ये पता है, यूनिवर्स सबसे बड़ा है, यूनिवर्स, ठीक है ना। और यूनिवर्स के अंदर क्या होती है फिर, गैलेक्सीज होती है, ठीक है। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, यूनिवर्स। ऐसे दिमाग में पढ़ो। फिर क्या होता है, गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सी के अंदर क्या है, हमारा एक सोलर सिस्टम, उसमें हमारी छोटी सी अर्थ है। और हम तो कितने छोटे हैं, सोचो, जब हम इसको छोटा कह रहे हैं अर्थ को हमने, ठीक है। तो यूनिवर्स, तो इससे दूसरी बात ये भी है, घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए। हम तो कितनी छोटी सी चीज है बिल्कुल ही, ये तो बहुत, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, उसमें तो तुम दिख भी नहीं रहोगे कहीं पे, कहा हो कुछ टुच्छ प्राणी एकदम है बिल्कुल, ठीक है। तो अर्थ पे आ गए अब ज्योग्राफी में ये होता है कि हम यूनिवर्स पढ़ेंगे, गैलेक्सी पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, पर इनका बहुत माइन्यूट पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव, ज्यादा डेप्थ आप कहाँ पढ़ते हो उसको, साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। यहाँ एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, कि भाई जैसे कि सोलर सिस्टम थोड़ा देख लेंगे, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स देख लेंगे, है ना। और सीजन का देखेंगे, है ना, सन की मूवमेंट देखेंगे, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये चीज। तो हल्का सा हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे यूनिवर्स का, कैसे यूनिवर्स आया, गैलेक्सीज का, सोलर सिस्टम का, और फिर फाइनली अर्थ का। अल्टीमेटली जो डेप्थ में पढ़ना है ज्योग्राफी में, वो क्या पढ़ना है, अर्थ। अब तुम्हें समझ में आया ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहां से मूव कर रहे हैं। अब हम अर्थ पे आ गए। अब अर्थ के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हमें देखना है।
तो देखो अर्थ में क्या क्या चीज हमें अब अर्थ के अंदर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अर्थ में आप देखो तीन चीजें मैं पहले आपको बताता हूं जो हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से आप दिमाग में स्ट्रक्चरिंग रहेगी कि पूरी ज्योग्राफी आपको याद हो जाएगी हमें पढ़ना क्या है ज्योग्राफी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, यूनिवर्स, ये सब तो हो गया, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। उसके बाद जब मैं अर्थ पे आऊंगा तो अर्थ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैंड के बारे में। तो लैंड का मतलब क्या है आपका, लिथोस्फेयर बोल लो या तो उसको, या फिर हम उसको बोलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जो अर्थ की स्टडी है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी किसी की, मॉर्फोलॉजी का मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी। जो लैंड की, अर्थ का लैंड वाला पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है, यानी कि उसमें जो आपके प्लेट मूवमेंट्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब, यानी कि जो लैंड वाला पार्ट है सारा, वो हम किस में स्टडी करेंगे, आपके जियोमॉर्फोलॉजी में। तो आपको पता चल गया कि सर चैप्टर 1 तो आप हमें कराओगे यूनिवर्स, चैप्टर 2 में आप क्या कराओगे, जो लैंड वाला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, उसकी स्टडी, चाहे वो फिर वो वेव्स हो, उसके अंदर पी वेव्स, एस वेव, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे सुनामी आ रही हो, चाहे जो भी स्ट्रक्चरिंग हो, जो भी अर्थ का लैंड वाला पार्ट है वो हम सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे, दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी। अब आपने लैंड वाला पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर वाला पार्ट। स्टोरी बना के समझो, दिमाग में स्टोरी रहेगी तो सारा क्लियर रहेगा। तो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट हम किसे पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी। तो सेकंड थर्ड चैप्टर क्या होगा आपका, क्लाइमेटोलॉजी, क्लियर है। अब आपने क्या पढ़ लिया, लैंड, आपने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, थर्ड क्या बच गया, वाटर, है ना, ओशियन, हाइड्रोस्फेयर, दिस इज द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, थर्ड इज द हाइड्रोस्फेयर। वो हम किसमें पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी। देखो मैं कोई आप आज को कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, अभी मैं आपको सब्जेक्ट समझा रहा हूं। हर चीज को, हर टॉपिक को अगर मैं पहले आपको समझाऊंगा, अगर मैं यूनिवर्स भी आज आपको पढ़ाऊंगा ना, तो पहले मैं उसका कंटेंट दिखाऊंगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। यही तरीका है, कोई भी किताब उठाओ उसमें कंटेंट याद कर लो उसका, कि उस किताब के अंदर क्या है। अगर अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन गया, फिलर आप अपने आप कर लोगे। हमारी मेमोरी शार्प होती है इंटरलिंक करने में, पर हम क्या करते हैं, हम रैंडम पढ़ते हैं, हम इंटरलिंक करके नहीं पढ़ते। किसी भी मान लो, अगर प्रकृति का मान लो बर्थडे याद रखना है मेरे को कोई, ठीक है, तो अगर इसकी बर्थडे से अगर मैंने किसी को लिंक कर दिया जो मेरे को इंपॉर्टेंट है मेरे इवेंट, तो मेरे को याद आ जाएगा उस इवेंट से इसका बर्थडे। तो कोई भी डेट आपको याद करनी है, कुछ करना हो, तो किसी जो भी आपको चीज याद रहती है उनसे आप उसको लिंक कर लो। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया आपके दिमाग में, अब आपको आज, पहले भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, है ना, लेकिन आज आपको क्लैरिटी आएगी यार होता क्या है, ज्योग्राफी पढ़ क्या रहे हैं हम और क्या चीज हमें पढ़नी है। तो अगेन सब क्लियर है, यूनिवर्स ये सब पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। अर्थ पे आते आते अर्थ की स्टडी में पहला लिथोस, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, और फोर्थ चैप्टर आएगा आपका ओशनोग्राफी। अब लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, इन सब से क्या बनती है, लाइफ। तो अगला जो चैप्टर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी, ठीक है। अब इस बायोज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं हम, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन सबसे तो लाइफ बनेगी ना, फिर हम लाइफ पे आएंगे। तो पहले हमने अलग अलग कंपोनेंट किए, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, उससे क्या हुई लाइफ। जो पढ़ते हैं सारा बायो ज्योग्राफी, ऐसे पढ़ते हैं ना ऑप्शनल के अंदर में सारा, पर हम स्ट्रक्चरिंग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो बायोम्स, सॉइल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट। अब ये सारे ज्योग्राफी जो है, ये अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, सारी फिजिकल ज्योग्राफी। इसीलिए मैंने वर्ड क्या लिखा है इस किताब के आगे, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अभी तक तो हमने फिजिकल एलिमेंट्स की बात की, ह्यूमन की तो बात ही नहीं हुई। पर आपको मैं बताता हूं, ज्योग्राफी केवल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी में क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। तो दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा आपका, तो ये फोर्थ फिफ्थ चैप्टर हो गया। फिर आगे वाले जो चैप्टर आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे आपके, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सारे, अब आपसे देखो, अब आपको क्लैरिटी है कि ज्योग्राफी क्या है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जो फिजिकल एलिमेंट की बात कर रही है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ये सबको है ना, और बायोज्योग्राफी, बायोस्फेयर, वो सब क्या होगा, फिजिकल खत्म हो गया उधर। अब ह्यूमन में क्या करेंगे, हम ह्यूमन ज्योग्राफी बात करेंगे, उसमें क्या चीज आएंगी आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
ठीक है ना, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर, ये सारे क्या हो गए। जो ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, ये सब किसमें आएगा आपका, ह्यूमन ज्योग्राफी में। रिसोर्स प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सेंसस, डेमोग्राफी, सब किसकी बात हो रही है अभी ये। अब आगे वाले जितने भी आएंगे वो सब किसमें आएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आपको भी बोलेगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो आप क्या बोलोगे, हाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट है, किसका पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ऐसे समझ में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, कुछ एरिया डेवलप्ड है, कुछ एरिया डेवलप नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें, किसके बात है वो, ह्यूमन ज्योग्राफी। ऐसे क्लियर। सेटलमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे सेटलमेंट लीनियर है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे सर्कुलर है, किसकी बात हो रही है, सब वो ह्यूमन की, यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये सब किसका पार्ट हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में आप ये नहीं होगे कि केवल पहाड़ पहाड़ पढ़ते हैं। अगर आपका इंटरव्यू है, पर्सनल टेस्ट है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुई और वहां पे कोई ज्योग्राफर बैठा है, या ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसका है, अगर आपने उसको डेफिनेशन कह दी स्टडी अबाउट माउंटेन्स और ये वो, तो ह्यूमन की बात नहीं की आपने, तो क्या सोचेगा, इसको आधी नॉलेज है। अब आप ज्योग्राफी में क्या बोलोगे, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अर्थ के बारे में ही पढ़ता है, ह्यूमन के बारे में ही पढ़ता है, और उन दोनों के इंटर रिलेशन की बात भी करेगा। भाई ह्यूमन अलग थोड़ी है नेचर से। तो जो ज्योग्राफी को अब आप ज्योग्राफी को डिफाइन कर ही दोगे या नहीं कर पाओगे, मैं सब मिटा रहा हूं, अब आप लोग डिफाइन करोगे ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी को आपको बताना है कि सर ज्योग्राफी इज अ स्टडी, ये एक स्टडी है, और किसकी स्टडी है, अबाउट द अर्थ। अर्थ को तो हम पढ़ ही रहे हैं, अर्थ को पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट सारे मैंने बता दिए। और किसको पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं, और इनके इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप की आपस में, नेचर और ह्यूमन का जो इंटर रिलेशनशिप है वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या बोलते हैं हम, देर आर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग कैसे हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड है, नेचुरलाइज्ड है। आप देखते हो अमेरिकन कलर कैसा है, डार्क, सॉरी अफ्रीकन है ना, और यूरोपियंस कलर कैसा है, फेयर, नोज कैसी है, थिन पॉइंटेड, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ऐसे नहीं है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, हम उनको, वो कैसा है क्लाइमेट के हिसाब से। अफ्रीकन नोस्ट्रिल्स बड़ी है बिकॉज हीट रिलीज करनी पड़ती है। तो ये कैसे, हम कैसे लोग हैं, हम वी आर नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस, कि हम नेचर के तरीके से हमारी एडेप्टेशन हो गई है। दूसरा क्या हो गया, आप लोग देख रहे हो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या है, ह्यूमनाइज्ड नेचर, कि नेचर को हमने ह्यूमनाइज कर दिया। तो यानी कि आपस में क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप। तो ज्योग्राफी क्या करती है, स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप ऑफ अर्थ एंड ह्यूमन। आगे समझो ज्योग्राफी में। अब जो भी ऐसी चीज होगी जो नेचुरल होगी वही पढ़ लो आप, अर्थ के बारे में। कितना बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, सोचो आप, कितना बड़ा ऑप्शन है ज्योग्राफी, समझो आप। बिकॉज क्योंकि उसमें सारे तो फिजिकल फिनोमिना पढ़ने हैं आपको, सारे जो ह्यूमन की एक्टिविटी पढ़नी है, फिर उनकी इंटर रिलेशन भी पढ़नी है, ये है ज्योग्राफी। हाँ भाई, आ रहा है कुछ तुषार मजा, कब तक अनम्यूट करोगे, तब तक मैं और कुछ बोलना यस स्टार्ट कर सर, दूंगा। यस सर, यस सर, यस। कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा सर। आ रहा है, ठीक है। यस। वासु, आ रहा है सर। लग रहा है कुछ ज्योग्राफी है एकदम। हाँ जी, हाँ जी। और ये बाकी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठो, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड देखना। अंजलि और ये बाकी जो है वीडियो ऑन करो प्लीज। मेरी क्लास में वीडियो ऑन करके ही बैठना है, नहीं तो नहीं आना, रिकॉर्डेड देखना है। लाइव वाले बच्चे कंपलसरी है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो अगली बार फिर लिंक नहीं मिलेगा। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं और वीडियो ऑन करके बैठ नहीं बैठे, वीडियो ऑन करके बैठना है आपको, इंटरेक्टिव होना है, पार्टिसिपेटिव होना है। जब मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूं तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी एफर्ट डालो, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम क्या है, पेपर पास करना, सिलेक्शन करना, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लास तो खत्म हो जाएगी आज, कोई नहीं, जल्दी वीडियो ऑन करके बैठो, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डेड देखना है आपने। मंजू समझ में आया आपको थोड़ा मैंने क्या बताया ज्योग्राफी के बारे में? यस सर। ठीक है, चलो कुछ समझना है तो चैट में लिख देना, है ना, या पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। आराम से इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास को। अल्टीमेट एम ये है कि सारी जो चीजें आज मैं को पढ़ा रहा हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, अब ये सब देखो, मैंने आपको पहले चीज समझा दी। मेरा प्रोसेस यही रहेगा, मैं पहले आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, वो स्लाइड्स तो आप खुद ही याद कर लोगे। अब देखो आप, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, ये बेसिक चीज है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। जो ज्योग्राफी टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय एरिस्टोथेनिस। ठीक है, एक नाम याद रख लेना। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन,
तो एक तो मैंने बात की थी अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ की स्टडी, वो हम करेंगे। फिर ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो मैंने आपको पहले चीज समझा दी ना, अब आपको सब समझ में आएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, समझ गए आप लोग? लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये सब किसका पार्ट हो गया? सॉइल, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट का। अब आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और मेंस में क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ पर्टिकुलर या फिजिकल फीचर्स, तो आप समझ जाओगे मेरे को क्या क्या बताना है। मेरे को वहां के लैंड के बारे में बताना है, मेरे को वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताना है, मेरे को वहां की सॉइल के बारे में बताना है, और किसके बारे में? मेरे को वहां की वाटर कंडीशन के बारे में बताना है। तो जब भी फिजिकल फीचर्स ऐसे बात होंगी तो आप समझ जाओगे ना कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना, बेस स्ट्रॉन्ग कराना मेरा पर्पस रहता है। फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको टैकल कर लोगे। अब कईयों को यही नहीं, ज्योग्राफी पूरी पढ़ लेंगे, आप पता करना अपने, उनको ये नहीं पता होगा फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या फायदा है उसका। तो हम आराम से एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की खासियत ये है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये और साइंस। एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया इनको, फिर वो आपको रिवॉर्ड करते हैं बहुत ज्यादा मार्क्स। बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हिस्ट्री पॉलिटी में रिवाइज करना पड़ता है बार बार। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस और इकोनॉमिक्स ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो एक बार शांति से आराम से समझ लो, हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं भर भर के, और आपको फिर बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, और क्या पढ़ेगा? ह्यूमन एक्टिविटीज, यही बोला था मैंने आपको। फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, एंड देयर इंटरएक्टिव रिलेशनशिप, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये है ज्योग्राफी। कुछ आपको ज्यादा नोट नहीं करना है, ये मैंने जो आपकी किताब दी है वो सारी सेम की सेम लाइनें लिखी है। ठीक है, ये अभी ये जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग में यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है, आप अपना फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट पेज खोलो। आपको मेरी किताब, मेरा पर्पस ये होता है कि आपको मैं क्लर्क ना बनाऊं, तो ज्यादा मैं नोट्स नहीं लिखवाता, सीधा सब आपको देता हूं। आपका ध्यान होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये देखो, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, सेकंड लास्ट जो पेज है इस चैप्टर का, उसमें ये सारा मैंने लिखा हुआ है, बस आपको हाईलाइट करना है। फर्स्ट चैप्टर सेकंड लास्ट पेज, पेज नंबर 27 मिल गया? लो, दोनों उसको पीछे भी दो। तुम्हें भी नहीं मिली? बाहर से लेके आओ, फिर लेट आयो। जिसको नहीं मिली ले आओ बाहर से। ऑनलाइन आई होप सबको मैंने भेज दिया ग्रुप में। तो ये मैंने सब लिखा हुआ है, बस आराम से उसको मार्क करना है और अपना समझना है। हाँ, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको लिखना है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग का काम करेगा। ये सब स्लाइड्स मैंने दे रखी है, बहुत मैं सिंप्लीफाई करूंगा आपकी स्टडी को, बहुत स्ट्रक्चर्ड करूंगा। बस आपको अपने ऊपर और मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के पढ़ाई करनी, और कुछ नहीं करना। चलो, ये हो गया सारा। ज्योग्राफी क्या है? इज अ स्टडी अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरएक्टिव रिलेशनशिप। क्लियर है ज्योग्राफी की डेफिनेशन सबको? सेकंड, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी है आपको, और ये ऐसे भी आ सकता है। वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर। ह्यूमनाइज्ड नेचर मतलब कि नेचर को ह्यूमन ने टच कर रखा है ना। ह्यूमनाइज्ड नेचर की, नेचर को ह्यूमन ने इंपैक्ट डाला हुआ है। कैसे इंपैक्ट डालेगा ह्यूमन जितेश नेचर पे? जैसे डिफोरेस्टेशन कर दिया, अर्बनाइजेशन कर दिया, रिवर्स का कोर्स चेंज कर दिया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दिया, ये सब क्या है? ह्यूमनाइज्ड नेचर। तो ये सारे एग्जांपल आपको इस पार्ट में लिखने हैं कि नेचर कैसी है, अब ह्यूमनाइज्ड है। आगे समझे? ह्यूमनाइज्ड नेचर, ह्यूमन ने नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रखी है, या उसका इंटररिलेशनशिप है। दूसरा, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। इसका क्या मतलब है नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स का, तन्वी? ह्यूमन नेचुरलाइज, हम कैसे हैं? नेचुरलाइज्ड हैं। जैसा क्लाइमेट वैसी हमारी एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन के एग्जांपल जो मैंने दिया था, अफ्रीका का, यूरोपियंस का, चाहे आप मंगोलाइड रेस का करो, ठीक है, उनकी थोड़ी आंखें ऐसे रहेंगी बिकॉज वहां पे डस्ट उठती थी उस टाइम पे। तो वो सब कैसे है? ह्यूमन बींग कैसे हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द नेचर के हिसाब से उनकी एडेप्टेशन हो जाती है। तो दिस इज नोन एज नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। मैं क्या वहां तक देखूंगा? आगे आओ इधर, अकेले बैठे हो आओ। क्यों अकेले बैठना है? चलो, अंजलि और ये मानसी, आप प्लीज रिकॉर्डेड देखना, अदरवाइज आप वीडियो ऑन करके बैठो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, डिस्टर्ब होता है क्लास में। आप रिकॉर्डेड देखो प्लीज, यहाँ पे बैठना है, लाइव वीडियो ऑन करके बैठना है। चलो, हो गया ये। अब ये डायग्राम देखो, ये मैंने इसलिए बना के दिखाया आपको कि आपका जब भी कोई थॉट प्रोसेस होगा, आज से आपको आदत डालनी है। अभी तक मैं बस आपको डेवलप करवा रहा था
कि भाई आप आंसर राइटिंग करना सीख जाओ, ठीक है, या अपनी क्लासेस कर लो। लेकिन अब क्या होएगा, अब आपको मेरे सामने आंसर लिखने पड़ेंगे। ज्योग्राफी में कुछ नहीं छोड़ूंगा आपको, डेली की डेली मैं आपके टेस्ट भी लिया करूंगा टॉपिक खत्म होते ही, और उसके बाद मैं आपको आंसर भी लिखवाऊंगा और उसमें पूछूंगा भी आपने क्या अपना एक इनोवेशन किया, क्या एलिमेंट यूज किया। अब ये देखो, जो मैंने आपको चीज लिखा था उसको आप डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, और वो कैसे करोगे? एक तरफ आपने क्या लिखा कि ज्योग्राफी की ये क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, और इधर क्या हो गया आपका, ह्यूमन लिख दो एक तरफ। तो एक तरफ तो क्या है फिजिकल, और एक तरफ क्या है ह्यूमन, और ज्योग्राफी क्या है, इन दोनों के इंटरेक्टिव रिलेशनशिप को स्टडी करना। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको आप क्या करो, डायग्राम के थ्रू अपने आंसर में साइड में लिख दो। यही लैंग्वेज, दिस इज अ लैंग्वेज एंड दिस इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। ये चीज आपको सीखनी है कि जो भी आप लिख रहे हो क्या उसको आप डायग्राम में डाल पा रहे हो, नहीं डाल पा रहे हो। तो ये हो गया ज्योग्राफी का एरिया, कि भाई फिजिकल और ह्यूमन के जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है उसको पढ़ना। बस ये कोई बुक में नहीं दे रखा था, ये मेरे खुद मेरे हैंड रिटन नोट्स है, उन्हीं को मैंने ऐसे स्ट्रक्चर करवाया आपके लिए। जब पढ़ते वक्त हमारा थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता है, इसलिए अगर तुम इन्वॉल्व होकर पढ़ोगे तुम्हारे अपने आप आइडियाज आएंगे। और कुछ मत सोचो रिजल्ट के बारे में, कुछ मत सोचो आगे क्या होएगा, बस अपना आज के दिन को अच्छा करो कि आज का दिन मेरे को पूरी जान लगा के पढ़नी है। मैं पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ? और मैं तो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, मेरे लिए तो बहुत बोर होना चाहिए, पर मुझे लगता है नए बच्चे हैं, इनको पूरा जस्टिफाई करना है, मेरे को जस्टिस करना है और अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए मैं हर क्लास पे उतनी जान से पढ़ाऊंगा आपको। पर तुम्हें भी उतनी जान लगा के अपना, क्योंकि आईएएस तो मैं नहीं बनूंगा, तुम लोग बनोगे ना। हाँ, खुशी तो मुझे ज्यादा होगी तुमसे, लेकिन बात यह है कि एफर्ट करना पड़ेगा। मैं रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मतलब आप कोई भी, जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो भी आपको कंटेंट दूंगा, मतलब उसमें कुछ के अलावा कुछ नहीं करना आपने, बस आपको फॉलो ढंग से करना है उसमें। वो चीज मैं सारी सेटल कर चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो अब हमने जो पढ़ा था वो आपको क्लियर हो गया, ज्योग्राफी क्या है। नेक्स्ट, अब देखो, एक फिनोमिना, एक चीज हमने क्या याद की, ज्योग्राफी एक इंटरएक्टिव स्टडी है ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, ज्योग्राफी क्या है, इट स्टडी द फिनोमिना एंड एसोसिएटेड फैक्टर ओवर द स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है सबसे बात, तो हम बोलेंगे ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल स्टडी, ये लिखा हुआ है देखो, स्पेशियल स्टडी। तो जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाए कोई, तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेशल स्टडी का मतलब क्या है, एग्जांपल देने चाहिए किसके, अलग अलग स्पेस के या लोकेशन के। तो यहां पे वर्ड लिख लो लोकेशन। तो जब जब ज्योग्राफी की बात आएगी तो किसकी वर्ड आएगी, बात आएगी लोकेशन की, क्योंकि ज्योग्राफी यही तो करता है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज मिलती है, यहाँ पे ये चीज मिलती है, तो ज्योग्राफी किसकी बात करेगा, लोकेशन की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो आप क्या बताओगे, पहाड़ों में कैसी सॉइल होती है, डेजर्ट में कैसी सॉइल होती है, डेक्कन प्लेट्यू पे कैसी सॉइल है, कोस्टल एरिया में कैसी सॉइल है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कैसी सॉइल है। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्पेशियल स्टडी, यानी कि अलग अलग लोकेशन की स्टडी पढ़ रहे हैं। तो दूसरा कंपोनेंट आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल स्टडी, स्पेशल की बात करेगा। तो जब भी आपका आंसर लिखोगे उसमें आप एग्जाम्पल डालोगे। कोई भी, जब भी मैं आपसे आंसर लिखवाऊंगा तो आपको कोशिश करनी है कि मैं उसमें एग्जाम्पल डालूं। जो भी आप लिख रहे हो कि भाई रेड सॉइल मिलती है इंडिया में, तो आप लिखो कहां कहां पे मिलती है, और एक क्या काम करोगे, दूसरा इसमें एक मैप बनाओगे। तो एक तो आप लोकेशन के एग्जाम्पल लिखोगे और दूसरा मैप बनाओगे। ये आपके आंसर में दिखना चाहिए हर, मेरे को जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा कोशिश करो मैप बनाओ। इन केस नहीं आते हैं फटाफट अपना सर्च कर लो कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है और उसको वहां पे लिख लो। कोई बात नहीं, शुरू में एक दो आंसर देख के भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आपको वो चीज याद हो जाएगी। पर आपके आंसर में दो चीज आनी चाहिए ज्योग्राफी के, एक तो लोकेशन के एग्जाम्पल और मैप बनना चाहिए। ये ज्योग्राफी का एसेंस है। इकोनॉमिक्स में क्या चीज आना चाहिए आपके आंसर के अंदर, अगर इको की बात करूं तो डेटा आना चाहिए। आपने किया था ना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वो सब होमवर्क दिया था, मैंने देखा था तुम्हारा, तो वो डेटा आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। कुछ ग्राफ ही बनाए होंगे, ऐसे बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, एक थीम होती है। एनवायरमेंट में क्या आना चाहिए, वर्ड आने चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल, ये क्या है, एनवायरमेंट की वोकैबुलरी है। ज्योग्राफी में क्या, हिस्ट्री में क्या आना चाहिए, टाइम पीरियड, टाइम लाइन, है ना, टाइम आना चाहिए, इस टाइम पे किंगडम था, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट की क्या एक थीम है, उसको पकड़ो और उसी हिसाब से अपने आंसर लिखो, तब आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या करती है, स्पेशियल स्टडी है, अलग अलग जगह की लोकेशन की स्टडी करेगा ज्योग्राफी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या है, उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स पे आऊंगा, टॉपिक पे आऊंगा। पहले बता दो ज्योग्राफी क्या है। पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन फिनोमिना ओवर स्पेस
एंड इंटरप्रेट्स दोज प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न। तो ज्योग्राफी क्या पढ़ती है कि अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें मिलती है, उनके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ पे ये चीज क्यों मिलती है, तभी तो उन पैटर्न की स्टडी कर रहा है, वही तो है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और उस पैटर्न की स्टडी करना, ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इक्विप्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी, और ज्योग्राफी हमें इक्विप क्या करती है कि हम अप्रिशिएट करें डाइवर्सिटी को। आज से पहले आप सोचो, मैंने आपको समझा दिया यार जो अफ्रीकन हैं उनका कलर ऐसा नहीं है कि वो काले हैं, जो भी है, बिकॉज नेचर ऐसा है। अब उससे पहले कई लोग क्या करते थे, यार डार्क है, व्हाइट है, एक वो करते थे रेशियल, है ना, कमेंट्स। अब आप नहीं करोगे, नहीं यार, आप अप्रिशिएट करोगे, यार वो तो ज्योग्राफी है, डाइवर्सिटी है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का इंसान क्या करता है, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है। तो फैक्टर्स ही ऐसे, इसलिए वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, तो बायोलॉजिकल है। ठीक है सर, ज्योग्राफी इक्विप्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू देयर कॉजेज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस। और दूसरा साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसा कारण क्यों है, क्या कॉजेज थे उसके पीछे, तो मैंने बता दिया उसके पीछे क्या है, वहां का वेदर और क्लाइमेट है। तो ज्योग्राफी पढ़ के आपको अप्रिशिएशन होती है। कई जगह के फ्रूट्स, यार यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स है, आप अप्रिशिएट करते हो, यहाँ पे ये चीज वेजिटेबल ऐसे उगती है। फिर आप उससे पूछोगे अच्छा यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए एप्पल होता है कश्मीर में। तो ज्योग्राफी आपको क्या हेल्प कर रही है, डाइवर्सिटी को स्टडी करने में और उसके पीछे के फैक्टर्स क्या है उसको समझने में। तब आप जाके डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हो। तो आपने दो तीन चीजें याद रख ली है कि ज्योग्राफी एक तो ह्यूमन और नेचर की इंटर रिलेशनशिप को पढ़ता है, ज्योग्राफी लोकेशन की स्टडी करता है, ज्योग्राफी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है, और उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों डाइवर्सिटी हुई है, उसको बताता है हमें। तो अपनी हिंदी लैंग्वेज में सिंपल में आप उसको समझ के 3 बातें लिख लो। अब ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये चीज डाल देना, हो जाएगा आंसर। या कोई इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा, ज्योग्राफी ऑप्शन वाले से पूछ सकता है क्यों ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, तो अधिकतर बच्चे प्रिपेयर नहीं होते। अब आप प्रिपेयर हो 3 पॉइंट से, और आपने तीनों पॉइंट बहुत अलग अलग कैटेगरी के बताए हैं, तो इंसान सारा समझ जाएगा यार ये बिल्कुल नेचर से स्टार्ट हुआ था और ह्यूमन पे लाके छोड़ा इसने। साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज और डालनी है आपको अपने आंसर्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन टच। यार जो भी आप काम कर रहे हो उससे ह्यूमन का क्या फायदा होगा, वो आपको अपने कंक्लूजन में या आंसर में डालना है। हम सब पढ़ किस लिए रहे, ह्यूमन के लिए तो पढ़ रहे हैं सारा, है ना। तो वो भी जो भी कोई साइंस की पॉलिसी आई है, कोई ज्योग्राफी, तो उसमें ह्यूमन टच डालो, किसको ह्यूमन को ये फायदा होगा या ह्यूमन को, ठीक है, ह्यूमन टच डाल सकते हो। ये क्लियर है ज्योग्राफी के बारे में, क्लियर है। ये हमने कर ही लिया। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या गया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी। ह्यूमन में हम पढ़ेंगे सोशल, कल्चरल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी या बायो ज्योग्राफी में इकोलॉजी पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल, ये एनवायरमेंट में कवर कराऊंगा आपको मैं। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लियर है ना सारी चीजें, तो अब हम पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो एक चीज, क्यों हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। फिजिकल एनवायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। जब तक हमें, हमारे को मान लो यहाँ पे कोयला मिल रहा है, वहां पे आयरन मिल रहा है, तो एनवायरमेंट हमें क्या देता है, रिसोर्स देता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पे कोयला मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें फायदा नहीं हो पाएगा ना। तो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी की। फिजिकल एनवायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज एंड एंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब ये भी आप देखो, जैसे ज्योग्राफी होगा, ये आपको याद रखना है, जैसी ज्योग्राफी होगी वैसा क्या होगा आपका, वैसा आपका एनवायरमेंट होगा, और वैसे ही आपके फिर रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। किसी जगह पे अगर फ्लैट प्लेन है तो वहां पे एग्रीकल्चर अच्छी होगी, ठीक है। अब जैसे आपको रिसोर्स मिलेंगे वैसे आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी। किसी जगह पे तेल है, वहां पे उनको ऑयल मिल जाएगा, है ना। और जैसे आपके रिसोर्सेज और इकोनॉमी होगी वैसा आपका क्या होगा, कल्चर डेवलप होगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ज्योग्राफी कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करता है इन्फ्लुएंस, और कैसे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। ये तो एक पैरामीटर हो गया, पर इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं। भले ही आप वेनेजुएला का एग्जांपल दो कि ज्योग्राफी ने उसको ब्लेस्ड किया विद द रिसोर्सेज, पर इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो नहीं है वहां पे भी कुछ ना, यानी कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं। तो आप पहले तो मेन वो लिखोगे, अगर क्रिटिकली एनालाइज आते हैं फिर दूसरे फैक्टर भी लिखोगे। अब आ रहा है समझ में आंसर कैसे लिखना होता है। अगर ये स्ट्रक्चर बना लो अपने लिए, लिख लो, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो तो लिखना है आपको, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हाँ भाई ज्योग्राफी रिसोर्स देती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देती है, और वो फिर कल्चर को या फिर सोसाइटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। क्योंकि सब लोग अगर एग्रेरियन है सब, तो वहां पे उनका अलग कल्चर डेवलप होएगा, अलग उनके फेस्टिवल्स होते हैं, उसी हिसाब से ज्योग्राफी के हिसाब से कल्चर डेवलप हो रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर फेस्टिवल अलग होते हैं, हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल आएंगे। कोई अगर माइनिंग वाले लोग हैं जो माइनिंग, उनके अलग फेस्टिवल्स होंगे, उनकी अलग यूनिटी होगी, समझ रहे हो। तो ज्योग्राफी क्या डिसाइड कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी भी, ठीक है ना। महिमा सेंस बन रहा है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ज्योग्राफी से काफी चीजें डिपेंड होती है। तो जो है ना, हाँ यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
आप समझ पा रहे होगे कि आपके सब्जेक्ट पे थोड़ा उस तरीके से, ठीक है। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, हर एक बच्चे को, मेन बात है हर एक बच्चे को आना चाहिए, तब फायदा है। आ रहा है लास्ट, ठीक है। यश, आ रहा है समझ में? यस सर। अलीशा, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो फिर बताओ। चलो, एक्सेसिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड इकोलॉजिकल बैलेंस। और दूसरा क्या हो रहा है, हमने बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर लिया, उससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के अंदर। तो इसलिए ज्योग्राफी की स्टडीज इंपॉर्टेंट है। तब फिर कॉन्सेप्ट किसका आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट करो, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करो, पर सस्टेनेबली करो। वो सब मैं एनवायरमेंट में कराऊंगा आपको। Hence a better understanding of physical environment is essential for sustainable development। देखो जो वर्ड बोल रहे हैं वो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये सब क्या इंटरलिंकिंग है। अगर आप रिसोर्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा कितनी कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, तो आप उसको क्या करोगे, फिर डिग्रेड कर दोगे। इसलिए ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं ब्रांचेस। तो दो ब्रांचेस आपको याद रखनी है ज्योग्राफी में, एक होती है सिस्टमैटिक अप्रोच और एक होती है रीजनल अप्रोच। दो अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होएगा आपका, कि कोई भी एक फिनोमिना है, जैसे मान लो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यहाँ पे क्या लिया हमने, ट्रॉपिकल साइक्लोन ले लिया, तो वो एक फिनोमिना क्या है, एक ही फिनोमिना है। अगला और कुछ ले लो, चाहे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, चाहे वेजिटेशन, कोई भी एक फिनोमिना ले लो, ठीक है, जैसे सुनामी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। उसको पूरे हम वर्ल्ड ओवर में जब स्टडी करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच। कि किसी एक फिनोमिना को हम देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब फिनोमिना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल, तो ये क्या होगी, सिस्टमैटिक अप्रोच। और दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि एक एरिया है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं वो हम सारा पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये आपका हो गया मेडिटेरेनियन सी के पास का एरिया, तो अब ये मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज है, इनमें क्या क्या इनका क्लाइमेट है, कैसा इनका रिसोर्सेज है, क्या ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या इनका कल्चर है। तो जब हम एक रीजन की बात कर रहे हैं, एक रीजन की बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसको अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, रीजनल अप्रोच। और दूसरा क्या बताया मैंने, कि एक फिनोमिना, अब साइक्लोन्स कहां पे है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में भी आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं, वहां पे भी फिलीपींस में भी आ रहे हैं। तो फिनोमिना एक ही है, उसको अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर मैं चंडीगढ़ के बारे में पूरा पढ़ूंगा, चंडीगढ़ में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, तो कौन सा अप्रोच होगा, सिस्टमैटिक या रीजनल? रीजनल, क्योंकि एक रीजन की बात कर रहे हैं। अगर मैं मॉनसून की बात करूंगा या किसी एक फिनोमिना की बात करूंगा, वो पूरी जगह पे कहां पे होगा, स्पेशल, ये सॉरी सिस्टमैटिक। तो दो अप्रोच, एक ब्रॉड ब्रॉड पूछेगा नहीं, पर मैंने ऐसे एक बता दिया, कभी बढ़ जाता है ना कि सिस्टमैटिक अप्रोच है, रीजनल अप्रोच है। अब रीजनल अप्रोच से समझाओगे कि एक एरिया की बात कर रहे हैं, वहां पे जो जो चीज पॉसिबल हो सकती है, कल्चर, एनवायरमेंट, वो सारी आपको बतानी है उस एरिया, ठीक है। तो दो अप्रोच होगी, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच। चलो, अभी तक तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, पढ़ाई तो अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो बेस बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब ज्योग्राफी बन गया था आपका बेस, अब आपको पता चल गया, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे बड़ा क्या है, यूनिवर्स। तो थोड़ा सा हम एक दो क्लास में यूनिवर्स का आइडिया लेंगे, बेसिक क्वेश्चन इससे आते हैं। डिटेल में आप यूनिवर्स पढ़ोगे साइंस के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी होगा जब साइंस सर कराएंगे। एक आज मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा यूनिवर्स के बारे में। हमारा जो मेन पहला चैप्टर होगा वो होगा जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ की स्टडी के बारे में, लिथोस्फीयर और ये सब पढ़ेंगे। चलो, चैप्टर 1 द यूनिवर्स। और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले उसका मैं कंटेंट आपको याद कराऊंगा, है ना, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए चैप्टर में हम पढ़ेंगे यार, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, सारा थोड़ी यूनिवर्स पढ़ लेंगे हम। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले आपको वो याद रखना है फर्स्ट आपका। इसलिए आपको याद है, जितने भी आप मेरे से मिलते हो काउंसलिंग के लिए या जब आप एडमिशन लेते हो, मैं आपको पहले कॉपी देता हूँ, और पहला पेज क्या बोलता हूँ मैं, पहला पन्ना किसका है, कंटेंट्स का, राम का नहीं बोलना है, ठीक है। ठीक है, कह रहे पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम, कैसे होता है ना बचपन में, वो पहला पन्ना राम का इसलिए होता था कि उस पे आप लिखोगे कंटेंट्स, कंटेंट्स, ठीक है। देखो बुक में पहला पेज होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स तो आप जबकि जो भी आपकी नोटबुक होती है, फर्स्ट पेज खाली छोड़ के चला करो, उस पूरी नोटबुक में क्या क्या आप पढ़ रहे हो वो फर्स्ट पेज पे नोट डाउन करना चाहिए आपको, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आप अच्छा पढ़ोगे। अच्छा ये पढ़ा था बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर ये है, ये है, ये माइंड से रिवाइज करोगे। ये एक्टिविटी होती है लर्न करने की। फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो अपनी नोटबुक रेफर करो। तो फर्स्ट पेज हमेशा खाली छोड़ना है।
तो ये पहला पेज आपके बुक पे, अब आप पहले कंटेंट याद करोगे कि यूनिवर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यही मैंने आपका यहाँ पे लिखा है। तो यूनिवर्स में सबसे पहले आप पढ़ोगे भाई यूनिवर्स, एक तो यूनिवर्स क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हमारा यूनिवर्स ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो थ्योरीज पढ़ाऊंगा, एक है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी और दूसरी है बिग बैंग थ्योरी। एक तो पहले कह रहा था नेबुला है, वो बताएंगे भी, तो वो थ्योरी, फिर उसकी कुछ लिमिटेशन थी, फिर बाद में एक बोला बिग बैंग हुआ था, उससे यूनिवर्स बना है, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्स क्या है, वो भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वो ओरिजिन कैसे हुआ है। तो यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन, और उसके लिए हमें दो थ्योरीज याद होनी चाहिए। देखो मैं दिमाग में याद कर रहा हूँ, तुम्हें याद ही हो जाएगा, तो तुम चलते फिरते क्या करोगे, अपने चैप्टर सुना दोगे लोगों को, तो अल्टीमेट लेवल के हो जाओगे तुम लोग। समझो अगर तुम्हारी किताब ही तुम्हें याद हो जाए दिमाग के अंदर, और इससे अच्छा क्या चाहिए लाइफ में, ये तो चाहिए कि किताब दोबारा देखनी ना पड़े, वो मेरा पूरा पर्पस रहेगा। पूरी जान लगाएंगे हम किताब याद कराए आपको। ठीक है, तो तुम्हें उससे फायदा ही होगा, अगर मैंने तुम्हें एक किताब याद करवा दी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तुम्हें कोई भी मास्टर पढ़ाए, मास्टर को याद हो ना, तुम्हें याद हो जाएगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि यार हम जब एक किताब कर सकते हैं ज्योग्राफी, हम इकोनॉमिक्स भी कर लेंगे, क्योंकि मैं पूरी क्लास में तुम्हें क्या करूंगा, तरीके बताऊंगा कि कैसे याद करना है तुम्हें। तो ये हालांकि ज्योग्राफी मेरे को फर्स्ट पे लेनी चाहिए थी, है ना, तो मैं ले लास्ट पे रहूंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते फॉर्म। पहला क्या हो गया, यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। तो पहला यूनिवर्स, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसके अंदर मैंने तुम्हें क्या होता था, गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो साइंस का पार्ट है। गैलेक्सीज में क्या होती है, स्टार्स होते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं स्टार से, गैलेक्सीज है ना, तो अगला मैं क्या पढ़ेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तो पहला आपने पढ़ा यूनिवर्स, उसका ओरिजिन, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज और फिर उसमें स्टार होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार, कैसे स्टार का बर्थ हुआ, ठीक है, कैसे उसकी फिर लाइफ चली, पहले तो बर्थ होगा, है ना, फिर उसकी लाइफ चलेगी, फिर उसकी डेथ भी होगी, है ना। तो बर्थ, लाइफ एंड डेथ स्टार की। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो टर्म्स हम डिस्कस कर लेंगे, भाई ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। थर्ड लेवल पे आया हमारा सोलर सिस्टम। तो आपने देखा यूनिवर्स में स्टार भी है, उसमें सोलर सिस्टम भी है। तो सोलर सिस्टम में जो हमारे सन है ना, सन के बारे में देखेंगे, क्योंकि सन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भाई सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ना, मतलब वैसे मैं भी पूछता ही हूँ, खैर पूछ, क्योंकि हम अल्टीमेटली सन को थैंक कर सकते हैं सब चीज के लिए, कि आपने जो इतनी एनर्जी दी है ना, उससे ही सब कुछ चल रहा है। आप कुछ भी बोल लो, पेट्रोलियम किससे बना है, किससे, फोसिल, फोसिल किससे बने थे, प्लांट एनिमल, जो भी प्लांट एनिमल किससे सस्टेन कर रहे हैं, अल्टीमेट। तुम घूम फिर के किसी भी लिंकेज कर देना, अल्टीमेट जो है यहाँ पे, जो रिसोर्स क्या है, अल्टीमेट एनर्जी है, वो क्या है, सन है। इसलिए वी कैन रिस्पेक्ट सन। इसलिए जो हमारे जितने बहुत सारे सन टेम्पल्स हैं, सन फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, हम सुबह सुबह जल भी देते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्टीमेट रेफरेंस अगर हम किसको दे सकते हैं, वो सन को दे सकते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम, देखो ये जो भक्ति होती है और ये सब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल उसमें डेडिकेट, पर इससे कहीं ना कहीं हमें एक वो आती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, कि हमें वो मिलती है, कनेक्शन मिलता है, हम एक रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, नेचर को रिस्पेक्ट। इसलिए नेचर वर्शिप होती थी, ताकि हम उसको डिग्रेड ना करें और उस चीज को अप्रिशिएट करें। हमारे अंदर ही पॉजिटिविटी आती है और ओवरऑल भी पॉजिटिव होते हैं, है ना, इसलिए उसका फंक्शन होता था। अब देखते हैं इसको, सोलर सिस्टम हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम, मैंने बताया था एक्लिप्स थोड़ा देख लेंगे, कि सोलर एक्लिप्स पढ़ा हो ना आपने, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना, वो सब, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा गोल्डीलॉक जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, और इतना हो गया पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या था, यूनिवर्स, दूसरा पार्ट क्या था, स्टार, तीसरा पार्ट क्या चल रहा था हमारा, सोलर सिस्टम। वैसे ब्रॉड ब्रॉड याद रखना है। फिर आप बता ही दोगे सर, अब तो यूनिवर्स में आपने दो थ्योरी करनी थी, नेबुला हाइपोथेसिस और बिग बैंग। स्टार में आपने कहा था बर्थ होएगा, फिर उसकी लाइफ चलेगी, डेथ होगी, कुछ टर्म्स देख लेंगे। सोलर सिस्टम में सन पढ़ेंगे, प्लैनेट्स पढ़ेंगे, सोलर लूनर एक्लिप्स देख लेंगे, और फिर गोल्डीलॉक जोन्स। तो हम गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम सब कर चुके। अब किस पे आएंगे, अर्थ पे आएंगे। हम वही, उसीलिए ऑर्गेनाइज है सब चीजें बहुत ज्यादा, मैं कोई भी रैंडम नहीं कराता, क्योंकि इसको बनाने में मेरे को इतने साल लग गए हैं। ठीक है, 7-8 साल तो मैंने दिया, क्योंकि पर पढ़ा रहा हूँ, 10-12 साल की मेहनत तुम्हें एक साथ दे रहा हूँ मैं। तुम इसको पढ़ोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तुम्हें वो 2-3 साल लग जाएंगे, वो टाइम मेरे को तुम्हारा बचाना है। तो ये बिल्कुल रिफाइंड होके आए नोट्स, इसमें कोई वो नहीं, बस आपको ऐसे कैसे अपने दिमाग में स्टोर करना, वो भी मैं याद कराऊंगा आपको, बस बैठना है शांति से।
ठीक है, ये हो गया। फिर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ हमारी कैसे बनी। उसमें भी अब आपको पता है अर्थ के अंदर 3 कंपोनेंट हमें पढ़ने होते हैं, लिथोस्फेयर लैंड वाला, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वाला, हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला, और उससे फिर लाइफ आएगी तो वो अपना बायोस्फीयर। तो ये भी सारा आपको पता ही है। उसके बाद हम एक देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये पैरेलल्स नहीं आएगा यहाँ पे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये काट देना पैरेलल्स अगर हो ना, ये पैरेलल्स इसमें नहीं आते, वो टाइपिंग एरर हो गया। तो कैसे हमारी अर्थ इवॉल्व हुई, कैसे ऑर्गेनिजम्स आए, टाइम स्केल पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल कितने साल पहले से स्टार्ट हो रही, तो पूरा टाइम पीरियड बताएंगे, किस किस टाइम पीरियड पे कब कब कौन कौन जानवर यहाँ पे आए, वो सारा हम देखेंगे। एक टाइम स्केल देखेंगे जियोलॉजिकल। उसके बाद हम देखेंगे आपके लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये पता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ। फिर अर्थ का मोशन की रोटेशन रिवोल्यूशन, मैंने बताया था अर्थ का मोशन भी देखना पड़ेगा, सन कहां पे आ रहा है, उनसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अर्थ का मोशन देखेंगे, रोटेशन रिवोल्यूशन। उसी के अंदर सोलिस्टाइस आते हैं, इक्विनॉक्स आते हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। फिर पेरिलियन क्या होता है, एपिलियन क्या होता है। पेरिलियन क्या होता है, पी मतलब पास, कि जब अर्थ सन के पास कब होती है वो पेरिलियन होता है। अवे मतलब दूर, तो ए से होएगा अवे, एपिलियन जब सन अर्थ से दूर होता है। ये सारी टर्म हमें देखनी है। तो ये सारी जो टर्म्स है ये किससे रिलेटेड है, मोशन ऑफ द अर्थ। और दूसरा क्या था हमारा यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और एक यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका जियोलॉजिकल टाइम। तो पहले यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी वैलेक्सी करके स्टार, सोलर सिस्टम, अर्थ, ठीक है, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ के, फिर ये सारे टाइम में आ जाएंगे सारे, फिर इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टाइम डेट सारा आ जाएगा। फिर आपका मोशंस, मोशन से सारे होंगे, रोटेशन रिवोल्यूशन इक्विनॉक्स वो सारा। तो ये 5-7 हेडिंग आपको ब्रॉड ब्रॉड याद रखनी है। कसन क्लियर है दीप कौर, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ, ये ऐसे बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा है कुछ? यस सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। लग तो नहीं रहा, आप बैठे तो सैड हो ऐसे। नहीं सर, मैं वो नोट कर रही थी। नहीं नोट्स बना रही, ठीक है सर। चलो। मंजू आपको आ रहा है समझ में? यस सर। वासु को? आ रहा है सर। ठीक है, चलें आगे करते हैं स्टार्ट चैप्टर। चलो अब होएगा पहला चैप्टर स्टार्ट अपना। अब इसमें जो चीज लिखी है वो तो आपके नोटबुक में, अगेन बुक में मैंने दे दी है ना, वेल सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं आनी, आपको आराम से बैठ के बस समझना है। जो मैं नोट करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वो आप अपने ड्रॉ कर लेना फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब पहले मैं बताऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्स क्या है, वो देखेंगे हम। अब आप देखो आपके दिमाग में कंटेंट है, आप खुद ही करोगे। हाँ सर, पहले आप यूनिवर्स बताओगे, फिर उसका ओरिजिन कैसे हुआ था वो बताओगे, उसमें 2 थ्योरी बताओगे, नेबुलर हाइपोथेसिस और बिग बैंग। तो हमने पहले कंटेंट ही याद कर लिया, अब तो आप दिमाग में चलता रहेगा आराम से, ठीक है। चलो, तो यूनिवर्स क्या होता है? सब कुछ ही तो यूनिवर्स है। तो छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज यूनिवर्स है, यही है। यही मैंने लिखा हुआ है, बस इंग्लिश में लिख दिया और कुछ नहीं है। द यूनिवर्स इज वास्ट एक्सपेंस ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एक पूरा फ्री स्पेस, ये यूनिवर्स ही है सारा। दैट कंटेन्स वर्ड क्या है, एवरीथिंग। यही तो हम बोल रहे थे, सब कुछ यूनिवर्स है, बस आपको एवरीथिंग ही तो बोलना था। तो एक वास्ट स्पेस है, दैट कंटेन्स एवरीथिंग फ्रॉम द टाइनीएस्ट, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़ी सी बड़ी गैलेक्सीज, सब कुछ किसमें आ रहा है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें सब कुछ ही आता है। इट कंटेन्स एवरीथिंग फ्रॉम टाइनीएस्ट पार्टिकल टू द मोस्ट मैसिव गैलेक्सी। क्लियर डेफिनेशन? चलो, ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस। तो देखो मैटर, ये यूनिवर्स हो गया आपका। तो यूनिवर्स के अंदर कुछ तो क्या होगा, मैटर होगा, और जो बाकी बच गया वो क्या है, स्पेस है। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैटर भी है और स्पेस भी है। ज्यादा क्या है यूनिवर्स में, मैटर या स्पेस? स्पेस। खाली चीज ज्यादा है, देखो अब कितना चीज तो खाली है, आकाश वकाश सारा, मैटर तो बहुत लिमिटेड है, वो सारा ही बताऊंगा। अब आपकी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो वो क्या करेगा, इसको स्टेटमेंट में डाल देगा, पर आप उसको स्टेटमेंट को पढ़ोगे, यार हाँ नहीं सर ने बताया था मैटर तो कम है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आप उस ऑप्शन को ठीक कर दोगे। तो हम करेंगे बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में, फिर वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे आपको, आप उसको सोल्व करके आ जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बाहर तो नहीं जाएगा वो। ज्योग्राफी में ये तो है नहीं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसकी एप्लीकेशन आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है बस आपने,
वो मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा क्योंकि मैं इतनी बार इसको पढ़ा चुका हूँ, तो वो आपको सिंप्लीफाइड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस इंक्लूडिंग स्टार्स, अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, प्लैनेट्स, गैलेक्सी एक्सेट्रा इज टर्म्ड एज यूनिवर्स। मेरे कहने का मतलब है ये सबसे 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं यूनिवर्स क्या है, लेकिन कई बच्चों को डेफिनेशन पता ही नहीं होती है। आप अपने फ्रेंड से पूछना बाहर जाके यूनिवर्स क्या है, वो कहेंगे हाँ यार सब कुछ ही है, वो नहीं बता पाए क्लियरली, लेकिन आप क्लियरली बताओगे क्योंकि आपको 2 वर्ड याद रहेंगे, स्पेस और मैटर, कि भाई एवरीथिंग जो इन द स्पेस फ्रॉम द टाइनीएस्ट मैटर टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी, ऐसे हमने ब्रेक करके उसको समझा लिया। तो ये क्लैरिटी चाहिए मैं तैयारी करते वक्त, सिंपल चीजों को अगर हम ढंग से तरीके से पढ़ेंगे बात बन जाएगी, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है उसको। यूनिवर्स इज ऑल्सो नोन एज कॉस्मोस, तो अगला अगर वर्ड आ जाए कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी, तो सब क्या है, यूनिवर्स की बात हो रही है, कॉस्मोस है ना, रशियन टर्म है, रशिया में कॉस्मोस बोल देते हैं, कॉस्मोस, ठीक है। फिजिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नॉन फिजिकल particles such as light, gravitation, space and so on are the components that make up the universe। तो मैंने आपको पहले बताया था कुछ तो फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि मैटर हो गया या पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल वो हो गए, प्लस में जो नॉन फिजिकल भी है जैसे कि आपका लाइट होगी, स्पेस हो गया, ये सब किसमें आते हैं, यूनिवर्स में। और ज्यादा कंपोनेंट बड़ा कौन सा है, फिजिकल या नॉन फिजिकल। तो अगली बार ये भी स्टेटमेंट आती है ना, वो नहीं बोलेगा स्पेस मैटर, अलग वर्ड यूज कर लेगा, फिजिकल या नॉन फिजिकल, तो स्पेस किसमें आ रहा है, नॉन फिजिकल में, तो ऑब्वियसली नॉन फिजिकल ज्यादा होगा। इससे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। A large number of hypotheses were put forward by the different philosophers and scientists regarding the origin of the earth। फिर अर्थ के, यूनिवर्स के, सबके रिगार्डिंग अलग अलग हाइपोथेसिस थ्योरीज आई, अब हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, ठीक है, कैसे यूनिवर्स और उससे फिर कैसे अर्थ बना, वो के लिए थ्योरी आई थी आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द पॉपुलर आर्गुमेंट वाज बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट ने थ्योरी दी थी, उसको मॉडिफाई किया फिर लैपलेस ने। इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए लैपलेस पढ़ा होगा ना, M3 M3 में आएगा बाद में, तो लैपलेस की, ठीक है। तो इमैनुअल कांट ने थ्योरी दी थी, फिर उसके बाद लैपलेस ने इसको रिवाइज किया 1796 में। इट इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, क्योंकि पहले हमें नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ना था। ये क्या कह रहा है, लैपलेस अज्यूम्ड द फॉलोइंग एक्सोइम्स फॉर द पोस्टुलेशन ऑफ हिज नेबुलर हाइपोथेसिस टू सॉल्व द रिडल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ही अज्यूम्ड दैट देयर वाज अ ह्यूज एंड हॉट गैस नेबुला इन द स्पेस। तो पहले उसने क्या माना, ये देखना है आपको, कि उसने बोला एक बहुत बड़ा नेबुला है हॉट गैस का पूरा, पहले, ठीक है। तो एक सबसे पहले क्या था, ही अज्यूम्ड दैट देयर वाज अ ह्यूज एंड हॉट गैसियस नेबुला इन द स्पेस। उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ह्यूज एंड हॉट नेबुला वाज रोटेटिंग स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये जो बड़ा नेबुला था ये अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा था, घूम रहा था। तो घूमते घूमते क्या हुआ, धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ। ये आपको करेगा, ठंडा होता रहा, कूल होता रहा और ठंडा होता रहा। द नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग। तो पहला तो क्या हो रहा था, ये एक तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, एक नेबुला था किसका, गैस का, हॉट गैस का। दूसरा वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था या स्पिन कर रहा था। फिर स्पिन करते करते वो क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, कूल हो रहा था, ड्यू टू द, क्योंकि जब घूम रहे हैं बार बार तो हीट लॉस करता जा रहा है, ठीक है। एंड इट्स आउटर सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन एंड दस इट वाज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग इन साइज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग। और जैसे पहले तो गर्म था तो एक्सपैंड काफी बड़ा था, जैसे जैसे वो घूम रहा था तो हीट लॉस कर रहा था और धीरे धीरे क्या हो रहा था, कूल होके कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई चीज ठंडी हो रही है तो फिर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, गर्म होगी तो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। अब जब ये ठंडा हो रहा था नेबुला तो क्या होने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट। बस समझना, पूछेगा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ना कोई लिखवा रहा है इसको। कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है नेबुलर हाइपोथेसिस को लिखो, बिकॉज हम किसका पेपर दे रहे हैं, आईएएस का या एचसीएस का या पीसीएस का, हम कोई साइंटिस्ट का पेपर नहीं दे रहे। तो ये कोई आपको रटना नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे समझा रहा हूं। अगर आपको ये पूछ लेगा कि नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी किससे रिलेटेड, थोड़ा बहुत बेसिक ही है, कभी कोई नहीं लिखवाएगा आपको, ये बस समझ लो इसको आराम से, ठीक है ना। प्री में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसलिए आ गया, इसमें आंसर राइटिंग नहीं करनी आपने, इसमें ना इसके बहुत डेप्थ में जाना है, ना इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे साइंस के इतनी डेप्थ नहीं, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, उसलिए साइंस को होता है, ठीक है। चलो, एज अ साइज, इसलिए कई बच्चे क्या होते हैं इसमें पीएचडी या इसमें दिमाग लगाना, उसमें ज्यादा बस समझना है हल्का सा, जहां पे दिमाग लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उन पे ज्यादा आपको ब्रॉड पढ़ना होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डेप्थ ही पूछने होते फिर आपसे वो पीएचडी करवाते हैं या फिर आपको स्कॉलर बनाते हैं, यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन के अलग पैरामीटर्स होते हैं,
ठीक है, तो इतना डेप्थ में इसकी टेंशन नहीं है, बस बेसिक बेसिक, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपलीफाई समझा रहा हूँ। एक हॉट गैस का नेबुलर था, स्पिन कर रहा था, घूम रहा था, ठंड घूमते घूमते ठंडा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बस इतना समझना है आपने। As the size of the nebula continued to decrease, the circular velocity continued to increase. जैसे साइज कम होने लगा और स्पीड तेज होने लगी। जब और स्पीड तेज होगी तो और ठंडा होएगा, और कूल होता रहेगा, और साइज कम होएगा, वो और ये, ठीक है। Consequently, the centrifugal force becomes so great that it exceeded the centripetal force. और इस बाद में क्या हुआ, तेज घूमते घूमते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत तेज होने लग गया, और धीरे धीरे क्या होने, फिर लेयर बाहर निकलने लगी। और जैसे जैसे लेयर बाहर निकलती गई, एक एक प्लेनेट बनता गया, और जो बीच में छोटा लास्ट में नेबुला बन गया हॉट, वो हमारा क्या बन गया, सन। ये इसका कहने का था। Consequently, the outer layers were condensed and due to excessive cooling, and so it could not rotate with the still cooling and contracting central nucleus of the nebula, and thus outer layer was separated from the remaining part of the nebula. This separated ring of the material started moving around the nebula. All the materials of each ring condensed at a point or node in the form of hot gaseous agglomeration. Each such agglomeration was later on cooled and condensed to form the planet. Thus the 9 planets were formed, 9 rings, and the remaining central nucleus of the nebula become the sun. तो अब आपको समझ में आ गया था, ये सबसे पहले क्या था, एक बड़ा हॉट गैस नेबुला। ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, स्पिन कर रहा था, और इसमें बाहर वाला पार्ट क्या हो रहा था, ठंडा होता जा रहा था, और फिर ठंडा होने के कारण क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। पिन के बाद ये कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखना है आपको, तभी तो आपको सारी स्टोरी याद हो जाएगी। और जैसे जैसे ये कूल हो रहा था, स्पीड और बढ़ रही थी इसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा था, तो बाहर की आउटर लेयर क्या हो रही थी, आउटर लेयर रिमूव हो रही थी, और हमारे उससे अलग अलग क्या बन रहे थे, प्लैनेट्स। और जो बीच में बच गया सेंटर में नेबुला, वो क्या बन गया, हमारा सन। ऐसे इसका मानना है कि सन बच गया, उसके बाहर रिंग जाती रही, अलग अलग हमारे प्लैनेट्स ये बनते गए। ये नेबुलर हाइपोथेसिस थी। और ये जो प्लैनेट्स है, इनकी जो सैटेलाइट है, वो अब बता रहे कि सैटेलाइट कैसे बनी। सैटेलाइट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट से ही बनी है, जो प्लैनेट्स है उन्हीं से सैटेलाइट बनी है, ऑफ फ्रॉम द प्लैनेट्स ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ द एफोरसेड प्रोसेस। अब वो प्लैनेट भी घूम रहे थे, फिर वो घूम रहे थे, उनसे क्या होगी, सैटेलाइट डिटैच होगी। And the mechanism, the nebular hypothesis of Laplace commanded large respect for more than 150 years due to its simplicity. बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया उसने, तो उसको काफी उस टाइम रिकमेंड हुए, ठीक है। बट द नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स एंड इट्स रिलेटेड फिनोमिना इंक्रीज्ड द नेबुला, जैसे जैसे नॉलेज इसके बारे में बढ़ी, द हाइपोथेसिस बिगन टू फेड अवे ड्यू टू सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ कमी आई आपके दिमाग में चल रही होंगी, उनको भी लोगों को लगा यार ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, क्या फोर्सेस थे, स्पेस के बारे में तो बात ही नहीं की। तो फिर इसको क्रिटिसाइज किया, और फिर अगली थ्योरी कौन सी आएगी आपकी, बिग बैंग थ्योरी। ये बेसिक समझ में आ गया, ये डायग्राम है इसका ऊपर वाला, बस इतना ही करना था। कोशिश करो आप पेन से लिखो, पेंसिल से मत लिखो, पेंसिल से मिट जाता है, बार बार हाथ लगते हैं, तो पेन से ही आपको अपना लिखना चाहिए, बुक के अंदर भी और कॉपी के अंदर भी। पेंसिल हम 4th तक यूज करते थे, 5th में पेन चलना स्टार्ट हो जाता था क्लास में, ऐसे कहते थे ना, 3rd या 4th तक पेंसिल, उसके बाद पेन यूज करना है। चलो, ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, रोटेटिंग नेबुला, कंडेंसेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट सिमिल क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स, ठीक है, फिर वो बन के एक साथ कंडेंस होकर बन जाते हैं प्लैनेट्स। तो जो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लैनेट सिमिल्स, ठीक है, प्लैनेट सिमिल्स। फिर वो बड़े, वो कंडेंस होकर बन जाते हैं प्लैनेट्स। नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद पढ़ेंगे हम बिग बैंग।
बिग बैंग नाम ही कैसा लग रहा है, कुछ बैंग हुआ होगा, बिग बैंग है ना। पहले सब एक साथ था कंडेंस, फिर वो एकदम से बिग बैंग में रिलीज हुआ और धीरे धीरे चीज क्या हुई, फैलती गई, और वो आज तक फैलती जा रही है। बस ये समझ में आपको, इसलिए कहते हैं यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। ये था बिग बैंग, इतना सिंपल था। अब पढ़ लो उसको लैंग्वेज में। Scientists in the later period took up the problems of the origin of the universe rather than just of the earth or the planets. तो पहले उसका ज्यादा फोकस किसके था, आपका नेबुलर हाइपोथेसिस पे, वो कर रहा था प्लैनेट्स पे और अर्थ के ऊपर। अब इन्होंने कहा पहले यूनिवर्स से ही स्टार्ट करते हैं, बिग बैंग ने, कि यूनिवर्स कैसे हुआ, उसी के अंदर तो सोलर सिस्टम बनेगा, उसी के अंदर अर्थ बनेगी। तो इन्होंने किस पे ध्यान दिया, बिग बैंग ने, आपके यूनिवर्स पे। The most popular argument regarding the origin of the universe is the Big Bang theory. इस टाइम जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा बिग बैंग है। It is also known as expanding universe hypothesis. तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, तो आप समझ जाओगे ना, कोई भी नाम आएगा एक्सपेंडिंग तो आप रिलेट करोगे बिग बैंग कह रहा था एक्सपेंडिंग का। ठीक है, ये भी देखो। अभी चलो आगे देखते हैं। एडविन हबल इन 1920, और जो एडविन हबल है, हबल टेलीस्कोप भी उसी के नाम से है ना, तो फिर उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि अभी भी हाँ सच्ची में यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एज टाइम पासेस, गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये क्या है, टाइम बढ़ रहा है आपका। पहले बिग बैंग हुआ, फिर डार्क एज, फर्स्ट स्टार आए, फिर अर्ली गैलेक्सी अपीयर हुई, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम 9 बिलियन ईयर्स अगो, अब ये मॉडर्न गैलेक्सी है। तो ऐसे जब आप बढ़ रहे हो आगे, तो ये क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो कैसे एक्सपेंड हो रही चीजें। तो ये धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। अब हम इसकी वो बनाएंगे कैसे बिग बैंग ने अपना एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन द वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। तो पहले क्या थी, एक टाइनी बॉल, उसमें पहले क्या था, नेबुला हॉट गैस का, है ना। तो टाइनी बॉल, सिंगुलर एटम विद अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। काफी हाई टेम्परेचर, काफी हाई डेंसिटी थी बॉल की। एट द बिग बैंग, अब बिग बैंग होएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बिग बैंग। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल क्या होगी, एक्सप्लोडेड। ये एकदम से क्या हुई, एक्सप्लोड हुई। अब कोई चीज एक्सप्लोड हो रही है तो अलग अलग सा फैलेगा और अभी तक और एक्सपेंड होता जाएगा। बस यही थ्योरी है इसके दिमाग में। एक टाइनी बॉल थी, वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पे जो कीवर्ड आएगा वो आएगा एक्सप्लोडेड। वो एक्सप्लोड हुई बॉल। This led to the huge expansion. It is now generally accepted that event of Big Bang took place, और कब हुई थी, around 13.7 billion years ago, before the present. The expansion continues even to the present day. As it grew, some energy was converted into matter. अब ये एक्सपेंशन चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रही है, जो एनर्जी थी, एनर्जी, भाई एक्सपेंशन होता है, एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वो एनर्जी किसमें अब कन्वर्ट हो रही है आपकी, धीरे धीरे इज कन्वर्टिंग इनटू मैटर। तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपके मैटर के अंदर विद द एक्सपेंशन। इसीलिए एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मैटर धीरे धीरे भी बन रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई वायलेंटली, उससे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है मैटर के अंदर, ठीक है। अब एविडेंस क्या है बिग बैंग का, और बिग बैंग क्या कह रहा था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका एविडेंस भी आप लोग दोगे। वो एविडेंस क्या दोगे आप, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। रेड शिफ्ट क्या है, कहीं से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर वो रेड आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज बहुत दूर से आ रही है। क्या होता है, कब कोई चीज अगर दूर से आ रही होती है, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो दूर से आएगी तो वो चीज क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच होने से क्या होती है, जैसे मान लो कोई तो पहले इतना था, अब आपने उसको और चौड़ा कर दिया, तो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है ना, स्ट्रेच। तो जब कोई चीज स्ट्रेच होती है तो उसकी क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये देखो आप, ये क्या है, एक है फ्रीक्वेंसी, मान लो ये एक वेव है, और दूसरी वेव क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा होती है। इसलिए कोई चीज अगर स्ट्रेच हो रही है, कोई दूर से आ रही है, तो उसकी वेवलेंथ कैसे होगी, लंबी होगी, और कलर कैसे दिखेगा, रेड।
तो जो रेड का शिफ्ट हो रहा है गैलेक्सी का, जो लाइट ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप में, वो रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। ये एविडेंस है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। आगे समझ में? क्योंकि अगर ब्लू की तरफ शिफ्ट होता तो हम कहते हैं नैरो हो रहा है, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेड की तरफ। वेवलेंथ अगर आप देखोगे क्या है, विब वेव, ये सब आपको बेसिक 6 क्लास में आप पढ़ चुके हो। आर क्या है, वेवलेंथ बढ़ी है। तो रेड शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अभी आगे समझो, बिल्कुल सिंपल समझा दिया मैंने। इसको सिंपलीफाई करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को तो पता रेड शिफ्ट हो रही है, मुझे आपको कैसे समझाना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको बिल्कुल सिंपल करके समझा दिया, क्योंकि अधिकतर सब ये बताते हैं हाँ भाई रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी हो गया, अंदर नहीं बताएगा क्योंकि रेड शिफ्ट ही क्यों दिख रहा है, यो स्ट्रेच हो रहा है, दूर से जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तब वो जब कोई चीज एक्सपेंड होगी, दूर से आएगी, तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी। द लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सीज अकॉर्डिंग टू द हबल्स लॉ एग्जिबिट अ डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, which implies that galaxies are moving away from each other। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गैलेक्सी दूर जा रही है एक दूसरे से, क्योंकि तभी वो एक्सपेंड हो रहा है। डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक माइक्रो, एक तो रीजन क्या हो गया आपका, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, और ये सारे एविडेंस है। दूसरा एविडेंस क्या है आपका, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन विच इज बिलीव टू बी रेमिनेंट रेडिएशन फ्रॉम द बिग बैंग। आज भी हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ हमें ऐसे कॉस्मिक रेडिएशन मिलती है, कुछ हमें ऐसी रेडिएशन मिलती है जो बिग बैंग के टाइम पे थी। तो ये दूसरा एविडेंस क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन। कोई नहीं पूछ रहा, बस मैं समझा रहा हूं आपको। अबंडेंस ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, और हमें क्या मिलता है, हीलियम मिलता है अपने यूनिवर्स के अंदर, और हाइड्रोजन मिलता है इन द यूनिवर्स। एज अकॉर्डिंग टू द मॉडल दीज एलिमेंट्स वर प्राइमरीली क्रिएटेड इन द फर्स्ट few minutes after the big bang when the universe was extremely hot and dense। और ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग में कौन से एलिमेंट ज्यादा थे, हाइड्रोजन और हीलियम, बिग बैंग के टाइम पे, और वो आज भी मिल रहे हैं। तो ये 2-3 एविडेंस है जो शो करता है कि बिग बैंग हुआ था। पहला क्या था, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। दूसरा क्या था, कुछ कॉस्मिक रेडिएशन जो उस टाइम पे थी वो आज भी मिल रही है। तीसरा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम जो उस टाइम पे जनरेट हुआ था वो आज भी मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं बिग बैंग हुआ था, बस इतना ही। एक समझना है, कुछ नहीं पूछ रहा डायरेक्ट कोई आपसे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज। जो क्वेश्चन आएंगे वो आगे आएंगे, है ना, वो मैं बताऊंगा आपको। पर इसकी लिमिटेशन है, द थ्योरी हैज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन द ट्रिगर फोर्स फॉर द एक्सप्लोजन। भाई आप कहोगे सर आपने कह तो दिया एक्सप्लोड हो गया, कैसे हो गया एक्सप्लोड वो तो बताओ। अरे मुझे क्या पता, थ्योरी को नहीं पता था, ठीक है। यही लिमिटेशन है इसकी। इसलिए हमें साइंटिस्ट के चक्कर, उनको नहीं पता साइंटिस्टों को, वो भी रिसर्च चल रही है जिन पे चल रही है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं पूछेगा हमसे। हाँ, अगर हमको उसमें पीएचडी कर रहे होते तो हमसे वाइवा में पूछ लेते, अभी हमसे नहीं पूछ रहा। उन साइंटिस्ट को नहीं पता, ऐसे क्लाइमेटोलॉजी में बहुत चीजें होंगी, उन फिनोमिना का हमें नहीं पता, हमें तो क्या साइंटिस्ट को नहीं पता, तो हम कहते हैं भाई उस पर अभी क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है। तो कई चीजों का हमें नहीं पता नेचर में कैसे, कितना कॉम्प्लेक्स वो बिहेव करता है किसी, ठीक है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। और इसने एक तो फोर्स के बारे में बताया कि कैसे वो एक्सप्लोजन हुआ, दूसरा इसने डार्क मैटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है, वो सारी चीज हम कहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने तुम्हें एक वर्ड लिखवाई थी, टर्म्स लिखवाया था ना, तो ये जितनी भी टर्म्स अभी आएंगी वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें कंटेंट तो याद ही है ना, मैंने लिखवाया था ना टर्म्स, कब लिखवाया था टर्म्स, ये भी तुम्हें याद होगा, स्टार वाले में, लाइफ के बाद डेथ और डेथ के बाद टर्म्स आएंगे, वैसे ही आएगा। अब तुम्हें याद है सारा, अगर मैं बोलूंगा तुम सारा बता दोगे कि सर ये था, क्योंकि तुम सारे क्या पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान से। क्योंकि ध्यान चुकेगा तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है, वापस तुम्हें यहाँ लेके आऊंगा फिर मैं। क्योंकि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो मैं तुमसे भी एफर्ट कराऊंगा, अकेला अकेला थोड़ी परेशान होगा, तुम्हें भी करूंगा परेशान, ठीक है। चलो, हालांकि मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारा नहीं पता, तुम परेशान हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। कुछ खाने पीने का मंगाना बता देना, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक है। बता दिया करो, मैसेज करते हुए सर ये आज ही खाना पीना है, लेकिन पढ़ना बहुत ध्यान से, आराम से अपने को, टेंशन नहीं लेनी कोई। चलो, ऑनलाइन वाले को भी करवाएंगे पार्सल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्विगी जोमेटो हो जाएगा वासु, कोई दिक्कत नहीं वासु। चलो, ऑल द एटम्स एंड लाइट इन द यूनिवर्स टुगेदर मेक अप द, ये हम किसकी बात करेंगे, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की। एक चार्ट बनाओ, उससे समझ में आएगा। पहले चार्ट बनवा देता हूं आपको, इसीलिए मैंने ऊपर क्या कर रखा है, जगह छोड़ी हुई है आपके लिए। हम चार्ट बनाएंगे एक, पहले लिखो यूनिवर्स,
कि यूनिवर्स में है क्या चीज भाई, ये डार्क एनर्जी डार्क मैटर, ये देखेंगे। पहला आएगा आपका रेगुलर मैटर, कि एक नॉर्मल जो मैटर देख रहे हैं, एक वो रेगुलर मैटर है जिससे हम सब इस, मान लो एक रेगुलर मैटर जो बना हुआ है जिससे हम, जिसको हम देखते हैं, है ना, दैट वी सी एंड इंटरेक्ट, जिसको हम सी को देखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हमें दिख भी रहा है हमें, चाहे इसमें लाइट एटम्स आ जाए, चाहे लाइट आ जाए, एटम्स आ जाए चाहे लाइट आ जाए, यानी कि फिजिकल नॉन फिजिकल दोनों है, जिसको हम देख रहे हैं और जो इससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो किसमें आएगा आपके रेगुलर में। लेकिन कुछ चीजें सोचो ऐसी भी हैं जिनको हम पता ही नहीं है, वो किसमें आएगा आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में। इसके बाद दूसरा आ रहा है आपका डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। अगला ये है आपका डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर में जैसे आ गया आपका एग्जांपल, मास ऑफ गैलेक्सी हो गया, गैलेक्सी इनके मास हो गए हैं। और डार्क एनर्जी में आएगा आपका ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसी फोर्स जो क्या कर रही है, एक्सपेंड करवा रही है। हमें थोड़ी पता है कौन सी फोर्स है जो एक्सपेंड करा रही है, और एक्सपेंड हो रहा है वो काफी है, और वो क्या है हमारा डार्क एनर्जी। फोर्सेस दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपेंशन, जो हमारे यूनिवर्स को क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपेंशन। अब आप लोग मुझे बताओगे इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है। अगर मान लो यूनिवर्स को हम 100% मान रहे हैं, तो 100 सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है इसमें से, रेगुलर मैटर ज्यादा है, डार्क मैटर ज्यादा है, या डार्क एनर्जी ज्यादा है? क्या लग रहा है महिमा, क्या ज्यादा होगा? रेगुलर मैटर। आपको क्या लग रहा है? डार्क मैटर। आपको क्या लग रहा है? डार्क एनर्जी। आपको वासु क्या लग रहा है? आपको डार्क मैटर होगा एनर्जी या रेगुलर? सर डार्क एनर्जी लग रही है। और अनु को? सर डार्क मैटर। डार्क मैटर। डार्क मैटर एनर्जी। तुषार? डार्क मैटर सर। मैटर। मंजू? डार्क एनर्जी सर। यश? डार्क मैटर सर। आवाज तेज बोलो थोड़ा, सो गए थे क्या? डार्क मैटर सर। मैटर। दीप को? डार्क एनर्जी सर। डार्क एनर्जी। दोनों पीछे क्या क्या लग रहा है? हैं? एनर्जी बना लिया, ज्वाइंट दोनों, ठीक है ठीक। एनर्जी, एनर्जी ही है सबसे ज्यादा। तो मैंने बताया था एनर्जी इतनी सारी है जो एक्सपेंड करवा रही है, हमें पता ही, मैटर तो हमें इतना पता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका? डार्क एनर्जी। कमाल कर दिया वासु, फर्स्ट क्लास में सही आंसर दे दिया। 68% तो क्या ही है आपकी डार्क एनर्जी। परसेंटेज नहीं भी पता हो तब भी कोई नहीं, मैंने पहले बोला था एनर्जी तो बहुत ज्यादा है जो एक्सपेंड करवा रही है, हमें पता ही नहीं कौन कौन सी कितनी एनर्जी है। सबसे ज्यादा तो एनर्जी है। मैटर तो मैंने बोला था ना बहुत थोड़ा सा है, यही बोला था बहुत थोड़ा सा है। फिजिकल नॉन फिजिकल ने बताया था मैंने तो फर्स्ट स्लाइड में, यानी कि ध्यान से नहीं बैठ रहे हो जो नहीं बता पाए। ठीक है कोई नहीं, अगले अभी तो मौके आएंगे, हर क्लास में मौका दूंगा सबको इंप्रूव करने का, ऐसा नहीं है, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, रोज मौका दूंगा, आज नहीं तो कल फिर पूछूंगा तुमसे। अटेंटिव होके पढ़ना है, किसी ना किसी दिन तुम्हें लगेगा कि आज हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलो 68% हो गया आपका डार्क एनर्जी। फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका डार्क मैटर 27%। कितना बच गया अब फाइनल जतिन? 5%। वो है रेगुलर हमारा मैटर। तो सबसे कम क्या है? रेगुलर मैटर। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कितना परसेंट है, पर ये पूछ सकते हैं इनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा क्या था सबसे कम क्या था? सबसे ज्यादा बताओगे आप डार्क एनर्जी, फिर डार्क मैटर, फिर रेगुलर मैटर। ये बन गया चार्ट। चले आगे। अब ये सब मैंने चार्ट बना दिया, पढ़ने का आप देखना सीधा समझ में आ जाएगा आपको। ऑल द एटम्स एंड द लाइट इन द यूनिवर्स टुगेदर मेक अप द लेस देन 5%। तो जितने भी रेगुलर है वो सब 5 या उससे कम परसेंट पे है। पहला वाला पार्ट खत्म। द रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, जो बाकी जो बच गया वो क्या है आपका? डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी, विच आर इनविजिबल बट डोमिनेट द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कैसे इनविजिबल है हमें पता ही नहीं, पर डोमिनेंट भी यही है, क्योंकि 95% तो क्या है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। इनविजिबल है, कैरेक्टरिस्टिक वहां पे लिखाएगा
कि डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी आर विजिबल, तो क्या हो जाएगा वो रॉन्ग, ये क्या है इनविजिबल है। एंड दे आर ऑल्सो डोमिनेंट फोर्स, डोमिनेंट भी यही है क्योंकि 95% तो यही है। समझ में आ रहा है सब कुछ क्लियर? डार्क एनर्जी क्या है, वो इन्फ्लुएंस, वो फोर्स जो एक्सपेंशन को कर रहा है, ठीक है ना। डार्क मैटर क्या है, जैसे कि आपका गैलेक्सी वैलेक्सी उनका मास वास हो गया। रेगुलर मैटर क्या है, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, एटम्स हो गए, लाइट्स हो गए। इतना 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 सिंपल सिंपल पढ़ना है मैंने। Dark matter make up the most of the mass of the galaxies and the galaxy clusters and is responsible for the way galaxies are organized on the grand scale। ठीक है, तो ये तो हो गया डार्क मैटर कैसे गैलेक्सीज ऑर्गेनाइज्ड। डार्क एनर्जी क्या है, मीनवाइल इज द नेम वी गिव द मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस ड्राइविंग द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये एक मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस है या मिस्टीरियस फोर्स है जिसका हमें नहीं पता, जो क्या कर रहा है, यूनिवर्स को ड्राइव कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सपेंशन। डार्क एनर्जी इज द फार मोर डोमिनेंट फोर्स ऑफ द टू। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है, डार्क एनर्जी, अकाउंटिंग फॉर रफली 68% ऑफ द यूनिवर्स टोटल मास एंड एनर्जी। तो यूनिवर्स मैंने बताया अगर टोटल 100% मास और एनर्जी है तो उसमें 68% तो अराउंड आपका डार्क एनर्जी है, 27% अराउंड डार्क मैटर, 5% आपका रेगुलर। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप उसका आंसर देते हो, इसका मतलब क्या है, आपने अपना माइंड चलाया है। गलत सही से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपको माइंड चलाना जरूरी है। धीरे धीरे गलती करते 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 हम सही की तरफ आ जाएंगे, लेकिन एक्टिव होकर पढ़ना और माइंड को एक्टिवेट रख के पढ़ना, माइंड चलाना जरूरी है, आंसर के लिए सोचना जरूरी है। ठीक है, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास में हम आते इसलिए हैं कि हमें नहीं पता है, हम इंप्रूव करने आए हैं, हम सीखने आए हैं। क्लास के बाद खत्म होने के बाद नहीं पता तो गड़बड़ी है। क्लास के अंदर अंदर जितनी भी गलतियां करो सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लिए नहीं होती क्लास, जिनको आता है वो तो आता ही, वो तो अपना घर ही पढ़ लेंगे। ये उनके लिए जो सीखना चाहते हैं और जिनको अभी नहीं आ रही है चीजें। तो मेरा मानना ये कि आपको अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, प्रोसेस करो, गलतियां करो, फिर सीख ले रहा उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे दिमाग उस डायरेक्शन में चलेगा ही नहीं, और एक बार दिमाग चलने लग गया फिर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एक तरीका आ गया क्वेश्चन को सोल्व करने का, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करने लगा उन चीजों को। डार्क एनर्जी इज अ फार मोर डोमिनेंट फोर्स, ये हो गया था। डार्क मैटर मेक्स अप 27% एंड द रेस्ट अ merely 5% इज द रेगुलर मैटर वी सी एंड इंटरेक्ट विद एवरीडे। अब एक बात समझो, ये इतना पैराग्राफ कभी तुम पढ़ोगे, कभी रिवाइज करोगे तो बहुत जोर आएगा तुम्हें। अब मैंने ऊपर वाला समझा दिया कितना, इसको पढ़ने में टाइम भी ज्यादा लगा। अब रिवीजन करते सीधा दिखेगा यूनिवर्स, डार्क, रेगुलर मैटर इतना परसेंट क्या क्या आता है। इसलिए बोलता हूँ ये है स्ट्रक्चरिंग, ऐसे नोट्स बनने चाहिए। तो एक चीज हमने क्या सीखी, कोई इतना बड़ा पेज पे पूरा लिखा है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं। ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज इंक्लूड करनी है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं। ये भी मैं आपको लिख लिख के, इसलिए पहली क्लास में मैं सारी चीज लिख लिख के दिखा रहा हूँ आपको, कि आपकी जगह मैं होता तो मैं कैसे पढ़ता। और आप मानोगे नहीं, ये मेरी किताब है, देखो मैंने भी ऐसे बना रखे नोट्स। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूँ, कि मैंने वैसे बना रखे हैं सारे, है ना। आज फिर अब जो स्टार कराऊंगा तो ऐसे मैं, यही किताब है, इसी को। अब ये तो नहीं हो सकता, अब तुम कॉपी भी लेके जाओ, किताब भी लेके जाओ, अपने आईपैड भी रखो, आपके पास एक ही चीज रहनी चाहिए, उसी में सब कुछ होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। इसलिए मैं इसी में लिख लेता हूँ, मैं एक ही रखूंगा, इसी में सपना लिख लूंगा, इसी को याद करूंगा। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए मैं 4 चीज थोड़ी रेफर करूंगा, एक नोटबुक रेफर करूँ, एक किताब रेफर करूँ, एक डिजिटल नोट्स रेफर करूँ, एक न्यूज़पेपर रेफर करूँ, नहीं। यही किताब है, इसी से सब कुछ खत्म करूंगा, इसी में लिखूंगा, ताकि रिविजन ईजी हो मेरा। इसीलिए मेरा पर्पस हमेशा, आप देखते हो मैं चाहता हूँ एक जगह कंसाइज हो तुम्हारा, एक सब्जेक्ट एक किताब खत्म। ये नहीं, मोस्टली आप क्या देखते हो, इंस्टीट्यूट वाले एनसीईआरटी करवाएंगे 6-6, 2-4 रेफरेंस बुक कराएंगे। अब ज्योग्राफी की 10 किताब हो जाएंगी तो कैसे कंसाइज करोगे आप। वो सारी मेहनत करके, इकोनॉमिक्स की बुक दे दी मैंने आपको, एनवायरमेंट की दे दूंगा, ऐसे में रहता है एक किताब दे दूंगा बस आपको मैं। फैकल्टी के साथ ही मैं पूरा टाइम लगा रहता हूँ, इसलिए एक कर दो कर करके उनको हम एक किताब में ले आते हैं। नहीं, जो भी जहां से भी आपको पढ़ना है, जितने भी सोर्स है रेफर करके बच्चे को एक किताब दो, क्योंकि हमने आपके लिए अगर काम सिंप्लीफाइड नहीं किया फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप खुद ही पढ़ लोगे, उसमें टाइम लग जाएगा, पढ़ तो लोगे आप, तो आपका काम करना है हमें सिंप्लीफाइड। इसीलिए ये आपकी तरीका होना चाहिए। तो पहली क्लास में आज हमारा पर्पस क्या था, हम सीखेंगे कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें नोट्स बनाना है, वही हम सारा कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ये कल करें, आज करना, और आज कितना, अभी तो एक ही बजे ना, कर सकते हैं, स्टार का कर लेते हैं हम, बाकी फिर कल कर लेंगे। और सोलर सिस्टम चाहे कल से करेंगे, एक स्टार का करते हैं। क्या हो गया, अच्छा अच्छा, अभी तो है टाइम, स्टार हो जाएगा। बोरियत तो नहीं हुई किसी को ज्यादा?
ठीक था टाइम, निकाल दिया हमने 1.5 घंटे ऐसे ही ना। कितना 1.5 घंटा ज्यादा हो गया, इतना ही हो गया। चलो देख ले, कोई नहीं। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार, स्टार कैसे बन रहे हैं, है ना। तो हमने यूनिवर्स देखा, सोलर सिस्टम देखा थोड़ा ना, अभी आगे और देखें डिटेल में, करते करते थ्योरीज देखी। अब हम स्टार का देखते हैं पहले। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार, स्टार्स आर द जाइंट बॉल्स ऑफ द हॉट गैस। ये भी देखो, ये जो स्टार आपको दिखते हैं ये क्या है, दे आर जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैस। तो गैस, ठीक है, याद रखना हॉट गैस। मोस्टली इसमें क्या क्या होंगी आपकी, हाइड्रोजन विथ सम हीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये आपको देखना है। तो एक स्टार क्या है, काफी बड़ा हॉट गैस का आपका क्या है, बॉल है, और इसमें क्या क्या होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी एलिमेंट्स, सम अदर एलिमेंट्स। एवरी स्टार हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सारी स्टार की लाइफ साइकिल एक जैसी नहीं होती, डिपेंड करेगा उसका मास कैसा है, कितना मास है। तो हर एक स्टार की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। भाई ह्यूमन बींग्स से सबकी आपकी अलग लाइफ साइकिल है, मेरी अलग, ऐसे मानो ना, वैसे स्टार्स की भी सबकी अपनी एक अलग लाइफ साइकिल होती है। एवरी स्टार हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल। देखो मैं इसलिए वर्ड वर्ड आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वहां पे स्टेटमेंट आती है तो हमें पता नहीं चलता वहां पे क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगी, एवरी स्टार हैज सेम लाइफ साइकिल। अब कई को लगे यार स्टार सारे सेम ही दिखते हैं तो टिक कर देते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा होगा, जिसने देखा होगा, जिसने एनालॉजी दे रखी होगी, मैंने आपको एनालॉजी दे दी कि देखो हमारी लाइफ सबके अलग लाइफ साइकिल है, तो स्टार की लाइफ साइकिल भी अलग है। तो आप चाहे रिवाइज करो ना करो, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये स्टोरी याद आ जाएगी कि सर ने कहा था यार हमारी लाइफ साइकिल अलग है तो स्टार की भी अलग है। इसलिए एनालॉजी, इसलिए पिक्चर्स देख के अगर कोई चीज कोई पढ़ाई जाती है आपको तो आपको हमेशा याद रहती है। जितनी ज्यादा सेंसेस आपकी इन्वॉल्व रहेंगी उतना आपको याद रहेगा, पिक्चर्स बोलना, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ अटेंटिव होके देखो, इसलिए आपको कुछ चीज लिखवा देता हूँ, मेन मेन चीजें कीवर्ड से लिखवा रहा हूँ। अगर मैं आपको सब चीजें लिखवाता रहूंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि सब में कुछ याद होता है, गार्बेज में नहीं होता। मेन मेन चीजें अगर कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है उन्हीं को लिखवा रहा हूँ तो वो आपको चीजें याद रहेंगी। ये भी एक तरीका है। इसलिए नोट्स बनाते वक्त आपको ट्रांसक्रिप्ट या रेप्लिकेट नहीं करनी होती बुक को, उसके मेन कीवर्ड्स उठाने पड़ते हैं, तब वही चीजें हमें याद होती है, वही एग्जाम में हम लिख पाएंगे। इज, एम, आर, दा लगाओगे तो फिर वो याद रहेगा तुम्हें, वो मेन वर्ड तो भूल ही जाओगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालना है कहाँ पे, ठीक है, कीवर्ड्स पे। तो हर एक स्टार की अपनी लाइफ साइकिल है, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मिलियन ईयर, इनका ऐसा नहीं है फ्यू ईयर्स 10 साल 20 साल, फ्यू मिलियन ईयर्स टू ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने साल तक जीते हैं, ठीक है। एंड इट्स प्रॉपर्टीज चेंजेस एट इट एजेस, क्योंकि एज भी दी सबसे पहले क्या था, स्टार बॉर्न हुआ, फिर उसकी लाइफ हुई, फिर वो डेथ होगी, तो जैसे जैसे एज उसकी होती है वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, और हर एक स्टार की अपनी लाइफ साइकिल है। ये भी समझ में आ गया तुम्हें, है ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं बर्थ, है ना। पहले लिखो कुछ, जैसे हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना लेते हैं फिर उसको पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो चार्ट बनाओ, पहले लिखो। सबसे पहले क्या होगा, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर आपका क्लाउड्स होंगे, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। किसके होंगे वो क्लाउड्स, गैस और डस्ट के, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूलर बहुत बड़ा क्लाउड है, इसमें गैसेस हैं, डस्ट है, ठीक है, गैस और डस्ट के मॉलिक्यूलर क्लाउड है। यहीं पे बनाना है आपको, अपने साइड में यहाँ पे लिखना है, ये बुक कॉपी के अंदर, बुक के अंदर लिखना है। मॉलिक्यूलर आपके क्लाउड्स हैं गैस और डस्ट की, यहाँ साइड में लिखना है, यहाँ पे ऊपर हम और कुछ लिखवाऊंगा आपको मैं, साइड में यहाँ पे साइड वाली लाइन में लिखो मॉलिक्यूलर क्लाउड और डस्ट है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे क्लम्स होंगे, क्लम्स बनेंगे उनके, क्लम्स, क्लम्स के बाद वो क्या करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जो अलग अलग क्लम्स बने वो आपस में कोलाइड करेंगे। तो पहले क्या था आपका, मान लो ऐसा था गैस, ठीक है, फिर उसके छोटे छोटे क्या बने, आपके क्लम्स बने, फिर ये क्लम्स क्या करेंगे, कोलाइड, कोलाइड एंड ग्रो। तो ये आपस में मिलके एक साथ ऐसे कोलाइड करेंगे और ग्रो करेंगे। आप लिख रहे हो महिमा, ये सुन रहे हो? अब समझा दूंगा, लिख लो, साथ साथ लिख लो, हो जाएगा याद, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, लिख लो, लिखो साथ साथ लिखो, मैं टाइम दूंगा आपको। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स पहले डस्ट का था, फिर वो क्लम्स बने छोटे छोटे यहाँ पे, फिर वो कोलाइड हुए और कोलाइड होके ग्रो करेंगे। इनमें से फिर कुछ कोलैप्स हो गए, सम कोलैप्स। अगेन आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, बस मैं समझाने कह रहा हूं, ठीक है। फिर जब वो कुछ कोलैप्स हो रहे थे तो आपस में क्या हुआ, उनका फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन से क्या हुआ, और हीट रिलीज हुई, तो कोलैप्स हुए तो फिर
फ्रिक्शन से हीटअप हो गए। अब आपका जो बनेगा, जो बर्थ ऑफ द स्टार हुआ, ऐसे हीट वो बना आपका प्रोटो स्टार। फ्रिक्शन और हीटअप से आपका बना प्रोटो स्टार। ये प्रोटो स्टार को क्या बोलते हैं हम? बेबी स्टार। यानी कि जैसे मान लो बच्चा पैदा होता है उस तरीके मतलब बेबी स्टार, अब स्टार पैदा हो गया ऐसे करके। कि पहले ऐसे गैस से दस्त थे, वो धीरे क्लम्स बने, कोलाइड हुआ, कुछ कोलैप्स हुए, फ्रिक्शन से हीटअप हुआ, तो फाइनली एक छोटा बच्चा बना या छोटा स्टार बना, बेबी स्टार। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटो स्टार। तो ये भी वो स्टेटमेंट आ जाएगी, बेबी स्टार को क्या बोलते हैं, वहां पे लिखा आ जाएगा सीक्वेंस स्टार, प्रोटो स्टार, आपको ना प्रोटो स्टार। ठीक है, प्रोटो स्टार बन गया आपका। अब इस प्रोटो स्टार में वापस फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर के चेंजेस होंगे। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होगा। टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा फिर आपका? टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा, तो जो हीलियम है, एक सेकेंड इसको यहाँ पे करते हैं। इसमें क्या हुआ आपका? टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके हुए चेंजेस। तो इसमें क्या हुआ? जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुए तो आपका जो हाइड्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हीलियम में। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो जो जो हाइड्रोजन थी उसके अंदर वो क्या हो रहे थे? फ्यूज हो रहे थे एक दूसरे के साथ। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिली और उन्होंने क्या बना दिया? हीलियम। तो इसलिए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन से है ये? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसलिए सन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन? फ्यूजन, जहां पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंबाइन करके बनाते हैं हीलियम। ठीक है, प्रोटोस्टार के बाद अब उसकी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटोस्टार के बाद तो क्या करेगा? टेम्परेचर प्रेशर के अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा और न्यूक्लियर फ्यूजन होएगा यहाँ पे। इससे क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी रिलीज। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स द स्टार फ्रॉम कोलैप्सिंग। एनर्जी रहेगी उसके अंदर, वो जिंदा रहेगा। ठीक है, prevents the star from collapsing, prevent the star from collapsing। अब जब ऐसा हो चल रहा है, आपका स्टार पैदा हो गया, प्रोटो स्टार बन गया। ठीक है, फिर वो स्टार ने क्या किया? टेम्परेचर प्रेशर के अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी उसको क्या कर रखी है? जिंदा रख रही है, यानी कि उसकी लाइफ चल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिस जहां पे लाइफ चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस स्टार। तो यहां पे क्या बनेगा आपका? सीक्वेंस स्टार। सीक्वेंस स्टार मतलब उसकी लाइफ चलती जा रही है। सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है स्टार की लाइफ में? सीक्वेंस स्टार। पहले तो ये स्टेज कौन सी थी आपकी? बर्थ वाली, बेबी स्टार हो गया। फिर अब जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, लाइफ स्टार चलती जा रही है, लाइफ चलती जा रही है, इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस स्टार। सबसे लॉन्ग स्टेज कौन सी होती है? सीक्वेंस स्टार। फिर इसके बाद कौन सी स्टेज चालू होगी इसकी? डेथ की। ये हो गया पूरा, फिर डेथ पे आते हैं। करूं आगे? देख, हाँ भाई बना लिया वासु ये डायग्राम, चलूं आगे? बना लिया सर। आपने मंजू, बना लिया सर। अनु, बना हाँ लिया? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। एक और डायग्राम बनाओ आप। पहले आपके क्या थे? गैसियस क्लाउड था सबसे पहले ना, गैसियस क्लाउड था। उससे क्या बना था आपका? बेबी स्टार, प्रोटोस्टार। ये ऊपर लिखना है आपको, ऊपर बुक में। प्रोटोस्टार बना था उससे। प्रोटोस्टार से क्या बना था आपका? सीक्वेंस स्टार। ये उसी स्टेज को मैंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया समझाने के लिए। सीक्वेंस स्टार यही बना था ना पहले। आपकी गैसियस क्लाउड थे, उससे बना बेबी स्टार, फिर बना सीक्वेंस स्टार। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये था आपका। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा रहता है? सीक्वेंस स्टार। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा आपकी? डेथ। ठीक है, अब होगी डेथ ऑफ स्टार। और ये किस पे डिपेंड करेगी आपकी? इट डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द स्टार। कि जो ज्यादा हैवी स्टार होगा उसकी अलग स्टेज चलेंगी, जो कम हैवी होगा तो उसका वेट कितना है उसके हिसाब से इसकी डेथ की साइकिल चलेगी। तो ये याद रखना है आपका, डेथ ऑफ द स्टार इट डिपेंड्स ऑन द मास। तो इसमें दो तरीके के आपके निकल के आएंगे। एक आएगा आपका
जो स्टार कैसा है आपका, हैवी है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे मैसिव स्टार, उनकी लाइफ साइकिल क्या होगी वो देखेंगे, मैसिव स्टार। और दूसरा कौन सा है आपका, लो मास स्टार, जिनका मास कम है, लो मास स्टार। तो जो मैसिव स्टार है वो कैसे डेथ होगी उनकी, और जिनका मास कम है उनकी डेथ कैसे होगी, दोनों का अलग अलग चलेगा, वो देखना अपने को, ठीक है। अब देखो जो आपके लो मास स्टार है, तो हमारा जो सन है वो किस में आएगा, मैसिव वाले में आएगा कि लो मास वाले में आएगा, मैसिव, मैसिव बोलो, मैसिव मैसिव मैसिव, महिमा लो। मैं ही बोल रहा हूं कि जैसे कि पहले हुआ गैसियस क्लाउड्स थे, उनसे क्या बना, बेबी स्टार बना, फिर लाइफ चली तो कौन सा बना, सीक्वेंस स्टार बना, उसकी लाइफ चलती गई। अब क्या होगी, स्टार की डेथ होगी। अब जो डेथ होगी ना वो डिपेंड करेगी कि स्टार कैसा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी चलेगी डेथ की। अगर बहुत बड़ा है, मैसिव स्टार है, ठीक है, तो उसकी लाइफ स्टाइल अलग, डेथ की अलग साइकिल होगी, उसमें अलग चीजें बनेगी। और जो थोड़ा लो मास का स्टार है उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी अलग चलेगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग चलनी। अब मैं आपसे, मेरा जो क्वेश्चन है तन्वी से वो ये है कि जो हमारा सन है वो क्या एक मैसिव स्टार में आएगा या लो मास स्टार में आएगा, ये बताओ। मैसिव, मैसिव। वासु, मैसिव में आएगा सर। तुषार, मैसिव सर। अरे यश, यश जल्दी लो बताओ। मास, लो मास में आएगा। हमें लगता है, हमें लगता है कि स्टार, हमारा सन बहुत बड़ा है, उससे बड़े बड़े भी स्टार हैं बहुत ज्यादा, और उससे ज्यादा लंबे समय तक जिएंगे वो, ठीक है ना। हमारे लिए मैसिव है बहुत ज्यादा, यूनिवर्स के हिसाब से जो सन की कैटेगरी है वो किस में आती है, लो, लो मास स्टार में, मैसिव नहीं आती है, ठीक है। उससे बड़े बड़े बहुत सन है, मतलब स्टार है, ठीक है, आगे समझे। तो अब मान लो ऑब्वियस तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्वेश्चन में यही लिखा आएगा कि सन इज इन द कैटेगरी ऑफ मैसिव स्टार, तो हाँ भाई ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर सर पढ़ के तो ठीक गए थे, नंबर नहीं आ रहे, हमें डेप्थ में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत। अब समझ में आ गया ना। तो हमारा सन आएगा, यहाँ पे लिख लो आप एग्जाम्पल सन। तो हम सन की कैटेगरी में देखेंगे अब क्या है हमारा लो मास, सन के साथ क्या होने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले लो मास स्टार, जैसे हमारा सन है तो वो क्या होएगा, तो जैसे वो डेथ पे जाएगा ना, अपने डेथ के उस पे स्टेज पे आता है, तो पहले तो करेंगे दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग, कीप ऑन एक्सपेंडिंग, ठीक है। और ये क्या बन जाएंगे आपके, रेड जाइंट, एक रेड जाइंट के फॉर्म में बन जाएंगे। सन का यहां लिखते हैं हम। तो जो आपके डेथ डिपेंड करेगा, मैसिव स्टार का अलग होगा और लो मास स्टार की अलग होगी। अब जो लो मास स्टार है वो पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड कैसे होंगे आपके, कीप एक्सपेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रेड जाइंट, तो रेड जाइंट बन जाएंगे वो, ठीक है। फिर जो आपका स्टार की लाइफ में क्या चीज हो रहा था, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, और उसमें क्या हो रही थी, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो उसकी लाइफ को क्या कर रही थी, सस्टेन कर रही थी। अब जब डेथ के टाइम पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन हीलियम जो हो रही थी, हीलियम किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, कार्बन में, यानी कार्बन में। अब उसकी डेथ होनी स्टार्ट होगी, ये हो गया। तो जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही थी वो तो लाइफ चल रहा था, डेथ के टाइम में यहाँ पे क्या होगा, जो हीलियम है, हीलियम वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी कार्बन के अंदर। तब वो हीलियम एनर्जी उसकी कम होती रहेगी, तब उसकी डेथ होगी। हाइड्रोजन हीलियम किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी कार्बन में। तो हाइड्रो हीलियम कन्वर्ट हो रही है कार्बन के अंदर, और जब हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो रही है तो ये क्या बनेगा, व्हाइट, व्हाइट ड्वार्फ। तो पहले बना रेड जाइंट एक्सपेंड होके, फिर हीलियम कन्वर्ट हुई कार्बन में, अब ये बन गया व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ के बाद बनता है फिर ये आपका ब्लैक ड्वार्फ। ये स्टेज आपको याद रखनी है, सन की भी यहाँ पे एग्जांपल लिख दो, सन या फिर लो मास स्टार जो है उनकी लाइफ ऐसे चलेगी। हमने बर्थ कर लिया था, लाइफ कर ली डेथ में, डेथ किसी भी स्टार की डिपेंड करेगी, उसका मास कैसा है, हाई मास है, लो मास है। पहले मैं लो मास का बता रहा हूं, जैसे हमारा सन हो गया, तो वहां पे क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है, पहले रेड जाइंट बनेगा, फिर वहां पे जो हीलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, और फिर वो बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, खत्म उसकी लाइफ है।
अब ये उनकी केमिकल रिएक्शन है, वो देख लेना साइंटिस्ट, आपने रिसर्च करना, मेरे को नहीं पता, ना मैं उसे पढ़ता हूँ, ना कोई तुमसे पूछेगा कि कार्बन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बाकी देख लेंगे एक बार, रिसर्च कर लेंगे, मेरे क्लास का बता दूंगा। चले भाई, अब ये हो गया आपका लो मास स्टार। अब आते हैं मैसिव स्टार के ऊपर, जो बड़े बड़े स्टार है, सुपर जाइंट है, उनका देखते क्या करते हैं वो। अब जो बड़ा स्टार है वो क्या करेगा, एकदम से अनस्टेबल हो जाएगा, बड़ा है ना साइज, डेथ के आते आते वो फुदकेगा, उसको बोलते हैं फुदकना या पल्सेट करना, ठीक है। तो वो बड़ा स्टार क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो बड़ा स्टार डेथ के टाइम पे क्या करता है, वो होता है अनस्टेबल। और क्या करेगा वो, पल्सेट, ऐसे पल्स पल्स में पल्सेट करेगा, पल्सेट। तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा और पल्सेट करेगा। Massive star will become unstable during the death and pulsate. लिख लो, याद रहेगा, लिखने से ही याद रहेगा। मैं सारा थोड़ी लिखा रहा हूँ, बस वर्ड वर्ड लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो मैंने दे रखा है, पढ़ लोगे तुम, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें ये साइकिल याद रहेगी जो तुमने अपनी ड्रॉ की है। पढ़ने में इतना मन नहीं करता, मैं एकदम देख के ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको इजी याद रहता है, तो मैं तुम्हारा काम इजी कर रहा हूँ। इतना पैराग्राफ पढ़ने मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा, तुम्हारा कैसे करेगा, तो इसलिए देखने में अच्छा लगेगा, फटाफट हो गया काम। इजी तो करना है काम हमें, नहीं तो एग्जाम्स पहले थोड़ी पढ़ने बैठोगे पूरा। तो अनस्टेबल होगा, पल्सेट होगा। अब ये होता क्या है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर एक रेगुलर स्टूडेंट होगा, नॉर्मल स्टूडेंट होगा, वो चौथी रीडिंग में ऐसा लेवल पहुंचेगा, एक बार पढ़ेगा फिर दोबारा रिवाइज करेगा, तीसरी। मैं तुम्हें फर्स्ट रीडिंग में वो कैपेबल बना रहा हूँ, और वो तुम्हें करके दे रहा हूँ, तो तुम्हारा 3 रीडिंग का टाइम बच रहा है, ये समझो बात को। क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम कोचिंग ली थी, फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मैं तो केवल पैराग्राफ ही पढ़ता था, ये तो मेरे को दूसरी तीसरी रीडिंग करके समझ में आया कि ऐसे बनाने होते हैं, नोट्स ऐसे करने होते हैं, तो वो तुम्हें फायदा चीज होगी। मैसिव स्टार क्या रहेंगे, अनस्टेबल और पल्सेट करेंगे, ठीक है। और जब कोई चीज, मान लें हम कह रहे हैं ना कि पल्सेट कर रहा है ना, हिल रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो जो भी उसका एटमोस्फेयर है उसको क्या कर देगा, वो इजेक्ट करेगा, बाहर निकालेगा अपने एटमोस्फेयर को। एन क्या करेगा, इजेक्ट करेगा अपने एटमोस्फेयर को। ठीक है, जब ये अपने एटमोस्फेयर को इजेक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे क्या बना था आपका, रेड जाइंट, ये क्या बनेगा, रेड सुपर जाइंट, क्योंकि बड़ा है, ये बनेगा रेड सुपर जाइंट। अब ये रेड सुपर जाइंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब ये रेड सुपर जाइंट बन जाएगा, उसके बाद फिर एकदम से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा बड़े स्टार के अंदर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में भी 2 चीज बनती है, अगर वो स्टार सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अगर स्टार मतलब मैसिव में भी और काफी ज्यादा बड़ा है, तो वो बनेगा ब्लैक होल। तो यहाँ पे बनेगा या तो ब्लैक होल, और या फिर दूसरी कैटेगरी में बनेगा सुपरनोवा के टाइम पे ही आपका ब्लैक होल, या फिर न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार 2 बनेंगे इसके अंदर, या तो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ब्लैक होल कब बनेगा, अगर मैसिव है, बहुत ज्यादा है, इफ मैसिव। और न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, इफ कोर ऑफ द मास इज मॉडरेट, अगर ये मॉडरेट है। तो देखो, अगर लो है तो ये चल रहा है, ठीक है, मॉडरेट और मैसिव में यही चलेगा, यहाँ पे सुपरनोवा के टाइम पे अलग हो जाएगा। अगर मॉडरेट मास है तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार लास्ट स्टेज, और अगर बहुत ज्यादा मैसिव है तो क्या बनेगा, ब्लैक होल। ये है आपकी लास्ट स्टेज। यहाँ पे लास्ट स्टेज क्या थी आपकी, ब्लैक ड्वार्फ और व्हाइट। क्लियर हो गया सारा। स्टार की लाइफ क्या थी, पहले क्लाउड डस्ट वो सब बन के इकट्ठा होके क्या बना था, पहले बेबी स्टार, प्रोटो स्टार। फिर उसके बाद उसकी लाइफ चलती गई, क्या बना, सीक्वेंस स्टार, यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था। फिर उसकी डेथ हुई, तो डेथ की साइकिल में 2 में डिपेंड करेगी उसकी डेथ, उसका मास लो है या फिर हाई है, मैसिव है। लो में भी हमारे सन का मास लो कैटेगरी में आएगा, उसके अंदर पहले क्या होएगा आपका, एक्सपेंड करेगा, रेड जाइंट बनेगा, ठीक है। फिर उसकी जो हीलियम है वो कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी कार्बन के अंदर, फिर वो किसमें बन जाएगा आपका, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट क्या क्या बन जाएगा, ब्लैक। अगर जो मैसिव स्टार्स हैं
वो बड़े हैं तो अनस्टेबल होंगे, पल्सेट करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर को इजेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो बन जाएंगे रेड सुपर जायंट। अब रेड सुपर जायंट के बाद उनका क्या होगा, फिर एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा। और जब एक्सप्लोजन होगा तो वो भी डिपेंड करेगा कि उनका मास मॉडरेट था तो क्या बनेगा, नेबुलर। अगर मॉडरेट मास है तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, सॉरी। और अगर मास मैसिव था, बहुत ज्यादा था, तो बनेगा ब्लैक। अब इससे कुछ भी क्वेश्चन है तुम सारा कर लो, क्योंकि हमें क्लैरिटी होगी स्टेज क्या थी, उनमें कैसे बनता। अधिकतर को तो ये नहीं पता होगा प्रोटो स्टार क्या होता है ना, सीक्वेंस स्टार, तो फिर ऐसे तुम्हें सारी चीज क्लियर है। चलो कर दूं, मिटा दूं, हो गया सबका। बिंदु आपने लिख लिया ये सारा, बिंदु हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। शाबाश करो। स्टार का एग्जाम्पल बता देंगे? किसका? मैसिव स्टार का। मैं आपको बता दूंगा उसमें ना एग्जांपल, अभी मेरे को इसमें अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है सर। जो भी आपके डाउट्स लग रहे हैं इसमें, अब जो क्यूरियोसिटी हो सकती है, मेरे को साइंस का सब्जेक्ट है ये वाला ना, तो जो क्यूरियोसिटी है मेरे को आप लोग व्हाट्सएप कर देना, उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख। ठीक है सर। इसमें मैं वो करा रहा हूँ जो बेसिक जो सबको रिक्वायर्ड है। अब डेप्थ में कुछ अगर रिक्वायरमेंट आती है आपकी, हो भी सकता है क्यूरियोसिटी, उसको हम आंसर कर देंगे, बस मेरे को व्हाट्सएप कर देना अपना, ठीक है। चलो, या कमेंट में डाल देना, वहां पे देख लेंगे। अब आ गया ये लाइफ का हो गया सारा। मैं पढ़ देता हूँ, वैसे तो सारा कवर हो ही जाएगा ये। देखो भाई, at first most of the protostar energy come from the heat released by its initial collapse after million of year, immense pressure, temperature, ये सब कर लिया हमने, collapse हो गया था। astronomer star fusion hydrogen into the helium main sequence star, ये सारा हो गया। as the star provides fuel, mass determined happening through the supply mass dimmer, more massive star generate energy and keeps them from collapsing under on slow mass stars। ये देखो क्या है, ये एक चीज और बता रहा है, जो बड़ा स्टार है वो थोड़ा जल्दी मर जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, उसको ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और जो छोटे स्टार है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी करते हैं रिलीज, और वो काफी लंबे समय तक जीते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो, सम लो मास स्टार विल शाइन फॉर ट्रिलियंस ऑफ ईयर longer than the universe as currently exists, while some massive star will live for only few million years, because उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनकी एनर्जी जल्दी इजेक्ट हो जाती है, बड़े है ना वो काफी। More massive stars must burn fuel at higher rate to generate the energy that keeps them from collapsing under the own weight। ये देखो, एक बड़ा स्टार है, एक छोटा स्टार है, समझो, तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना, एनर्जी ज्यादा चाहिए ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। इसको एनर्जी थोड़ी चाहिए, कम चाहिए, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, जल्दी खत्म होगी, और छोटे स्टार की एनर्जी धीरे खत्म होगी। तो जो जिन्हें बड़े स्टार होते हैं वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, छोटे स्टार काफी टाइम तक शाइन करते जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी आ गया, ठीक है। डेथ हमने कर ही लिया था, है ना। ये एक साइकिल की फॉर्म में, देख लेना डायग्राम दे रखा है। एक इसमें टर्म आती है एम एस, ठीक है, एम एस क्या है, मास ऑफ द सन। और एक है आपकी चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट नीचे दे रखा है मैंने, चंद्रशेखर लिमिट आपके डायग्राम में। और वो चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। इसका भी बताऊंगा अभी आपको, मैं आगे दे रखा है मैंने। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। चलो चंद्रशेखर लिमिट देखते हैं अब क्या होती है। ये डायग्राम हमने कर लिया सारे लार्ज स्टार के, इसको पढ़ लेना, वो मैंने सिंपल करवा दिया, कई बार इसमें दिख नहीं रहा था लेकिन सिंपल हो जाएगा। ड्रॉइंग करवा दिया मैंने आपको, ये कि मास बड़ा है, न्यूट्रॉन स्टार कर लिया ना, ब्लैक होल कर लिया, व्हाइट डॉर्फ, सारा कर लिया हमने, ठीक है ना। सुपरनोवा आता, किसमें होगा सुपरनोवा, ये जाइंट मैसिव वाले में। ये लो, अब तुम्हें सारा पता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट इससे पढ़ाता ना तो मे भी आपको कंफ्यूजन होती है। अब आपने खुद ड्रॉ कर लिया, उसको बोल लिया, समझ लिया, अब आपको याद है सारा। अब कोई बुक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन सोल्व कर लेना आप। देखो चंद्रशेखर लिमिट देखते हैं, मैं आपको करना एक समझाऊंगा। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, द चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम मास दैट अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार कैन हैव एंड स्टिल रिमेन स्टेबल। देखो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, अगर मैंने कहा था ज्यादा बड़ा स्टार हो जाएगा
तो वो क्या करेगा, मूव कर अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या डिफाइन करती है कि वो लिमिट जहां तक स्टार क्या रहेगा, व्हाइट डॉर्फ स्टार एक स्टेबल रहेगा, उसके अगर ज्यादा हो गया मास तो फिर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, पल्सेट करेगा, एटमॉस्फेयर को इजेक्ट करेगा, रेड सुपर जाइंट बनेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, फिर वो दो में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में, मॉडरेट वाला न्यूट्रॉन में, ब्लैक होल वाला मैसिव वाला ब्लैक होल। ऐसे ही याद है ना सारा, या मेरे को याद हुआ है, तुम्हें भी होगा आई थिंक। तो एकदम से मैंने सारा बता दिया, ऐसे याद होना चाहिए तुम्हें। चलो, चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट मास दैट अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार कैन हैव एंड स्टिल रिमेन स्टेबल। और ये कितनी लिमिट है, अगर आपके सन की जो मास है वो ms है, तो ये कितना है 1.4 टाइम ऑफ मास ऑफ द सन। अगर मान लो सन का वेट एग्जांपल अगर 1 kg है मास, ठीक है, तो चंद्रशेखर लिमिट कितनी आ जाएगी 1.4 kg। तो अगर 1.4 kg से, हालांकि बहुत ज्यादा होगा, 1.4 kg से ज्यादा कोई बड़ा स्टार होगा व्हाइट ड्वार्फ, तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, जहां तक स्टेबल रहता है वो है चंद्रशेखर लिमिट। इट्स नेम्ड किसके आफ्टर थी, आफ्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, द इंडियन बोर्न एस्ट्रोफिजिस्ट हु प्रेडिक्टेड इन द 1931। द चंद्रशेखर लिमिट इज अबाउट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। If a star mass exceed the Chandrasekhar limit, it will collapse into a neutron star or black hole। तो जो हमने एक, जैसा आप बोलोगे सर कहां तक कोई लिमिट तो होगी जिसमें हम उसको मैसिव कैटेगराइज करेंगे या फिर स्मॉल में कैटेगराइज करेंगे, तो वो लिमिट क्या है, चंद्रशेखर। तो अब देखो सन का मास क्या माना आपको मैंने 1 kg, तो ये एक होगी कैटेगरी, एक मास है उसका आ गया 1.5 kg, और एक जो सन है उसका मास आ गया 0.8 kg, एक जो स्टार है उसका मास आ गया 2 kg। तो सन का कितना है 1 kg। तो सन तो जो आपकी चंद्रशेखर लिमिट है उससे कम में है, ज्यादा में है। अब आपको बताओ मुझे, सन मैसिव होगा कि स्मॉल होगा, क्योंकि चंद्रशेखर से क्या है ये कम में है। अब समझ में आ गया सन स्मॉल स्टार में क्यों आ रहा है लाइफ, क्योंकि चंद्रशेखर लिमिट क्या थी 1.4 द टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, और सन की वेज मान लो अगर केजी है उसका 1.4 है, तो 1.4 से 1.3 1 वो सारे किसमें आएंगे, लो मास में। 1.5 1.2 केजी सब किसमें आ रहे हैं, मैसिव स्टार में। अब समझ में आ गया सन को हमने क्यों लो मास में किया था, क्योंकि चंद्रशेखर लिमिट से उसका कम है मास। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर अभी इसने कहा कि वाइट डॉर्फ स्टार का अगर मास 1.4 से ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्लैक होल में बदल जाएगा, पर सर वो तो ब्लैक डॉर्फ में बदलेगा ना। ब्लैक किसमें होल में बनेगा, तो आपने लिखवाया ना, जो लो मास स्टार्स हैं वो लास्ट स्टेज ब्लैक डॉर्फ होती है एंड सेकंड लास्ट स्टेज इज वाइट डॉर्फ। पर ये तो हाँ मैसिव, ये तो ब्लैक होल में बदल रहा है, तो ब्लैक होल तो मैसिव स्टार की लास्ट स्टेज है। हाँ, तो यही तो कहा है। जैसे मान लो अगर व्हाइट ड्वार्फ है, ठीक है, अगर व्हाइट ड्वार्फ अपनी 1.4 से कम में है तो व्हाइट ड्वार्फ होके अपना वो अपना जो ये था उसमें कन्वर्ट होके खत्म हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ में। लेकिन अगर उसका वेट बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तब वो इसमें कैटेगरी में आएगा ना, न्यूट्रॉन में और आपके ब्लैक होल में। सर पर वो तो अगर व्हाइट ड्वार्फ की लिमिट रही तो फिर वो स्मॉल स्टार में आ गया, लेकिन Okay. उसमें भी अगर 1.4 से ऊपर आएगा तब ये न्यूट्रॉन और ब्लैक होल में जाएगा। और इसमें भी कैटेगरी डिपेंड करेगी, मॉडरेट है तो न्यूट्रॉन, और अगर मैसिव है तो ब्लैक होल। ओके, तो अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर जाएगा वो मैसिव स्टार में हाँ हाँ डेथ बिल्कुल, से ये पहले। सही, Okay. ठीक है। चलो, अब आगे चंद्रशेखर लिमिट, क्यों सन हमारा स्मॉल में है, अब तो तुम्हें क्लियर है स्मॉल में क्यों है, बिकॉज चंद्रशेखर लिमिट से उसका मास कम है। क्लियर है भाई। न्यूट्रॉन स्टार, जो हमने सारे टर्म्स पढ़े थे, है ना, चंद्रशेखर लिमिट, न्यूट्रॉन स्टार भी पढ़ा था हमने, अब उसको देखते हैं। न्यूट्रॉन स्टार इज अ डेंस कोलैप्स स्टार, कोलैप्स होगा था लास्ट में आ रहा था न्यूट्रॉन स्टार, एक्सप्लोजन के बाद आया था, इट्स अ कोलैप्स स्टार, ये भी याद रखना आपको। इट्स अ कोलैप्स स्टार मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स। इट्स द रेमिनेंट्स ऑफ द मैसिव स्टार दैट एक्सप्लोडेड इन अ सुपरनोवा। सारा आपको पता है, मैंने कहा था मैसिव स्टार है, सुपरनोवा के बाद वो न्यूट्रॉन और ब्लैक होल में होगा। तो ये कोलैप्स स्टार है जो कि सुपरनोवा के बाद बचा हुआ है, रेमिनेंट है, बचा हुआ है मैसिव स्टार का। तो अब ये भी समझ जाओगे न्यूट्रॉन कहां से निकल रहा है, स्मॉल स्टार से या मैसिव से, मैसिव से। और मैसिव में भी जो मॉडरेट की तरफ है, बड़े वाले से क्या निकल रहा था, ब्लैक होल। सारी चीज क्लियर है, कोई भी लाइन पढ़ लो सब आपको क्लियर आएगी, और इससे बाहर स्टेटमेंट नहीं आएगी क्वेश्चन में, वो सारे आप करोगे। हाउ आर दे फॉर्म्ड व्हेन अ मैसिव स्टार रन्स आउट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल। अल्टीमेटली यही तो था, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था। जब वो न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है उसका हीलियम में कन्वर्ट, तब वो अपने आप कार्बन एक मान लो डिग्रेड हो रहा है, इसलिए वो हीलियम किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कार्बन के अंदर।
अब जैसे जैसे वो फ्यूल खत्म होता है वैसे वो डेथ की तरफ जाएगा, पर ये कितने साल में होता है? मिलियंस और ट्रिलियन साल में, बहुत जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो जो डिग्रेड हो रहा था हीलियम, वो किसमें जा रहा था? आपका कार्बन में कन्वर्ट हो रहा था। अब उसमें भी जो बड़े स्टार होंगे उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उनकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, इनकी लाइफ क्या होती है? शॉर्ट होती है। छोटे स्टार होते हैं वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, एनर्जी कम कम रिलीज करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, द स्टार्स आउटर लेयर्स आर इजेक्टेड लिविंग बिहाइंड अ डेंस कोर। तो स्टार की जो आउटर गैसियस जो लेयर है वो सारी इजेक्ट होती है और एक डेंस कोर बचती है आखिरी में, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। दिस कोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स अ न्यूट्रॉन स्टार। अब आपको न्यूट्रॉन स्टार भी क्लियर है। पल्सर्स क्या है? जो मैंने बताया था, मैसिव स्टार है जो पल्सेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, वो पल्सर की तरह काम करेंगे। ठीक है ना। पल्सर इज अ रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार। ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, अगर ये बहुत तेज से घूम कर तो रैपिडली स्पिन कर रहा है एंड एमिट्स रेडिएशन इन अ रेगुलर पल्सेस। तो पल्स क्या कर रहा है? रेडिएशन पल्स कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पल्सर। बाइक आती है ना पल्सर, वो क्या करती है? रेड कर जैसे अगर पल्सर तो रेडिएशन कर रही होगी, हिल रही होगी, स्पिन कर रही होगी। पल्सर से बाइक से याद रख लो। पहले चलाते थे ना पल्सर बाइक, काफी चलाते तो क्या पता नहीं, हम काफी विल्ली मारते थे, हिलते थे, वो क्या कर रही है? स्पिन चल रही है, यानी कि स्पिनिंग क्यों हो रही है? तो पल्सर है वो। ठीक है। White dwarf, a white dwarf is a stellar remnant that's the core of a star that has used up its nuclear fuel. अब एक स्टार है वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रखा है, डेथ के टाइम पे आ रहा है, तो डेथ क्या बनता है? व्हाइट ड्वार्फ बनता है। ठीक है ना, वो भी व्हाइट, इसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया। व्हाइट ड्वार्फ्स आर वेरी डेंस एंड मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटेड मैटर। ठीक है, डिजेनरेटेड मैटर। दे आर टू डिम टू सी विद द नेकेड आई बट कैन बी सीन विद द टेलीस्कोप। अब ऑब्वियस सी बात है, इसकी लाइट खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी, तो दिखेगा नहीं नेकेड आई से, बट टेलीस्कोप से दिख सकता है। तो व्हाइट ड्वार्फ में क्या हो गया? रेमिनेंट हो गया हमने पहले। ठीक है, तो ये टर्म्स भी सारी हमारी क्लियर हो गई है। सोलर सिस्टम, ठीक है, इसको फिर कल की क्लास में देखते हैं सोलर सिस्टम को, है ना। आज इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे सोलर सिस्टम। आई होप सबको समझ में आया होगा, ऑनलाइन वालों को। यस सर।